माँ और बाप ऊपर वाले ने दो ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब बच्चे के बारे में बात आए, वो आप लोगों को किसी भी सिचुएशन हालात के साथ में लड़ते हुए नजर आएंगे अगर बच्चे पे जरा सी भी आंच आ जाए। दृश्यम मूवी देखिए ना, अजय देवगन वाली, भाई साहब क्या क्या तिकड़मबाजी लगा देता है बंदा। ये रियलिटी है। यहाँ पर भी देखो आप लोग, ग्राउंड के अंदर में एक माँ जो है अपने बच्चे को एक स्कीपर बनकर उसको क्रिकेट सिखा रही है ना। ये है क्यूटनेस माँ की। इसीलिए कहते हैं यार, माँ बाप के प्यार को ना किसी चीज़ के साथ में नहीं तोल सकते। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो लड़के हैं उनको अपनी माँ जैसी वाइफ चाहिए और जो लड़कियां हैं उनको अपने पापा जैसा हस्बैंड चाहिए। बड़ी ही जनरली आप लोगों ने ये देखा होगा, है कि नहीं? आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है? बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में, मैं भी तो जानूँ आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि नहीं सोचा है। पर मैक्सिमम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, है कि नहीं? हाउस द जोश, हाउस द जोश, जोश हाई है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। और कौन टाइम पर उठ गया जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था, और किसने आज का अपना शेड्यूल बना लिया है, और इसी के साथ में गुनगुना पानी पी कर आया है। और इसी के साथ में कौन ऐसा इंसान है जो आज से एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 5 गहरी गहरी सांसें लिया करो। आप लोगों के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, यानी कि फ्लो होगा, ठीक है। उससे आप लोगों की बॉडी और ज़्यादा एनर्जेटिक बनेगी। तो 5 गहरी गहरी सांस लेनी है ऐसे। ले रहे हो ना मेरे साथ साथ में? स्टार्टिंग से किया करेंगे डेली, ठीक है। 5 गहरी गहरी सांस लेनी है कम से कम। आज से क्या होगा, इससे आप लोग अपने अंदर एनर्जी देखना, उससे आप लोगों के अंदर एक तरीके का एनर्जी का जो फ्लो होगा, आप लोग अच्छे से एक सही सिस्टमेटिक वे में जो है अपने काम को फिर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को डेली करने हैं। 5 नंबर दे लेना जिसने काम किए हैं, और लाइक वाला तो है ही है, वो आप लोग अपने आप ऐड कर लेना, ठीक है। बहुत शानदार डिस्कशन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, आप लोगों का मजा आ जाएगा सुनकर। अलग अलग न्यूज़पेपर से अलग अलग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। एंड तक देखिएगा, टकटकी लगाकर इतना कुछ कवर होगा कि आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे अगर टकटकी लगाकर देखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, उनके आंसर भी आप लोगों को देने हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आज का दिन बड़ा बुरा रहा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जो दिन हो सकता है आप लोगों का बुरा रहा, मेरा बहुत अच्छा रहा हो, किसी और का और भी ज़्यादा अच्छा रहा हो, और किसी और का आप लोगों से भी ज़्यादा बुरा रहा होगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दिन तो यार अच्छा बुरा नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी बुरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को आप लोग देखना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। जो दिन आप लोगों का अच्छा है वो किसी और का बुरा है, और जो आप लोगों का बुरा है वो किसी और का अच्छा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बोलते हो आप लोग आज का दिन हमारा बुरा है, आप भी उसको अच्छा बना सकते हो क्योंकि किसी और का भी अच्छा है। इसका मतलब दिन के अंदर कुछ गड़बड़ है ही नहीं है, गड़बड़ हमारे अंदर है। तो अपने आप को हम लोग जब चाहें तब ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो ज़िंदगी में चीज़ें को मैनेज करना सीखो। फिर रिजल्ट आप लोगों को जो शानदार आएंगे वो आप लोग देखकर अपनी दांतों तले उंगली दबा लोगे कि वाह यार, ऐसा तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये रियलिटी है। स्पीड ब्रेकर एक तरीके से कितना भी बड़ा झटका क्यों ना लगे ना लाइफ में, अगर स्पीड ब्रेकर पर आप लोग अपनी गाड़ी धीमी कर लोगे तो वो झटका नहीं लगेगा, आराम से होले होले से उचकी लेकर उसके ऊपर से गाड़ी उतर जाएगी। तो मुसीबत में भी, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, शांति से विचार करना सीखो। आप लोगों की ज़िंदगी में झटके नहीं लगेंगे। कोई दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन होगा, कोई भी किसी तरह की झंझट है तो उसका कोई ना कोई सुलझाने का आइडिया होगा। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को उस जोन में लेकर आओ और फिर देखो कितना मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में, ठीक है। करके देखो, रियलिटी है ये, आप लोग ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर आप लोग मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो इनको आप लोग जरूर जानते होंगे। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है, भारत रत्न अवॉर्डी हैं, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन सही आंसर बताते हैं यहाँ पर। बाकी आज का डे जो है अपने ही आप में काफ़ी शानदार डे है। आज है 7 दिसंबर, आर्म फोर्स फ्लैग डे, और फ्लैग डे ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो हमारे देश की आर्म फोर्स होती हैं वो हमारे लिए क्या नहीं करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं उनके लिए हम लोग कहीं ना कहीं एक आज के दिन के तौर पर एक तरीका ये कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो कि हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो हमारी कंट्री के लिए अपनी शहादत देकर गए, उनके लिए फंड इकट्ठा किया जाता है। तो आज के दिन अगर आप लोग डोनेशन देना चाहें तो आप लोग डोनेशन दे सकते हैं, जो ये फंड होता है इसमें। और वो जो डोनेशन है वो इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश के जवानों की फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी जो वाइफ है, उनके जो माता पिता है, उनकी देख रेख करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं।
इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। तो ये फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई सपोर्ट आर्म फोर्स फ्लैग डे, तो ये प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा ली जाती है यहाँ पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखें। कहीं भी मेरा तो यार ये मानना है, ज़िंदगी में जो भी आप लोग कमाते हो ना, एटलीस्ट 5% तो मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आप लोग चाहें तो 10% उसका कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दो। कहीं ना कहीं जहाँ भी आप लोगों को लगे अच्छा, वो कहीं भी हो सकता है। आप लोगों को आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है रेडी ठेली लगाने वाला, कोई झाड़ू, एक तरीके से झाड़ू लगाने वाला, कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं पर लग रहा है कि उसको पढ़ाई कराई जा सकती है। इससे आप लोगों के दिल को जो सुकून मिलने वाला है ना, मैं आप लोगों को लिख कर गारंटी से दे सकता हूँ, कोई भी धरती पर चीज़ आप लोगों को इतना सुकून नहीं देगी। नहीं यकीन आता है करके देखो और फिर बताना आगे, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट करके देखो, तो ये दिल को सुकून देने वाली चीज़ें हैं। देखो यार मुझे तो देती हैं, बाकी अगर आप लोगों को ना दे तो भाई साहब सलाह सबकी लिया नहीं करते, फिर उल्टी कर दिया करते हैं, वापसी की लो अपनी सलाह वापसी, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और इससे आजकल मेरा बहुत पाला पड़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। अभी अगर बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत लेकर आए हैं। क्या मतलब 2019 से लेकर 23 तक का इन्होंने बोल दिया हम कोई थीम चेंज करेंगे नहीं। तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये थीम इन्होंने रख दी है। 19 में भी यही थी, 20 में भी यही थी, 21 में भी यही थी, 22 में भी यही थी, 23 में भी यही थी, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23 तो पंचवर्षीय योजना बना कर आए और आप लोग समझ सकते हैं इससे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और ये इसकी 75th एनिवर्सरी थी, तब से यहाँ पर ये इनके द्वारा सिस्टम स्टार्ट किया गया। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उड़े देश का आम नागरिक हमारे देश में आप लोग देखते हैं, उन्हें कहते हैं कि इंसान जो है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, तो वो वाली फीलिंग यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है अपने आप में। अगर आज की डेट में बात करें, कोविड-19 ने जो इम्पैक्ट डाला इस एरिया के ऊपर, तो त्राहिमाम में आ गया था ये बेचारा एरिया। सब ये कह रहे थे छोड़ छाड़ दो, बंद करके भाग जाओ। वो वाली फीलिंग देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यार चीज़ों को लेकर माइंड में, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद रखिएगा। 7 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 7 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। 7 दिसंबर 1994 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसलिए यहाँ पर 7 दिसंबर को ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में है। ओके, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। और फीडबैक दिया करो जरूर, जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है कुछ डाउट है उसको पूछ लिया करते हैं। डाउट लेके साथ में नहीं जाना है, ओके, यहीं पे छोड़ के जाना है। दोस्तों ये टॉपिक जो है एक काफ़ी गंभीर टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हो, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन बन सकती है अगर इन चीज़ों को अलाउ किया जाए तो एक इंसान की ज़िंदगी तक बर्बाद हो सकती है। आखिर क्या है इस टॉपिक के अंदर मैं बात करता हूँ। ये जो कैमरा आप लोगों को दिख रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे करके देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सामने ये कोर्ट है, कोर्ट की प्रोसीडिंग के सामने कैमरा लगा हुआ है। तो यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग की मैं आप लोगों से बात करूँगा, यानी कि कोर्ट के अंदर में जो हियरिंग होती है, अगर उसके ऊपर कैमरा लगाकर उस हियरिंग को सुना जाए तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश का, उसके द्वारा अभी रिजेक्ट कर दी गई है। एक प्रार्थना उसके पास गई थी कि कैमरा लगाकर रेप के केसेस जो होते हैं उनकी हियरिंग करनी चाहिए। मतलब एक कोई लड़की है, उसका नाम है ए, उस लड़की का दुर्भाग्यपूर्ण एक रेप हो जाता है और रेप होने के बाद में वो कोर्ट के अंदर में जाती है अपने केस की सुनवाई कराने के लिए। तो वहाँ पर बोला जाता है कि कैमरा लगाकर इसकी सुनवाई की जाएगी और उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्डिंग होगा, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, जो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहता हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी कि कैमरा लगाकर यूट्यूब पर चला देना या फिर वो सबके लिए ओपन कर देना कि सुनो देखो इस केस के अंदर में क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग। इन कैमरा प्रोसीडिंग जो रहती है वो प्राइवेट रहती है, यानी कि रिकॉर्डिंग तो होगी पर वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो कोर्ट के दायरे के अंदर ही रहेगी, वहाँ पर वो बाहर मीडिया के हाथ में नहीं लगेगी। पर कोर्ट ने यहाँ पर इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सारा डेटा भी कहीं ना कहीं एक तो मेंटेन रखने वाली बात है, पर डेटा को तो चलो फिर भी सिक्योर रख लेंगे। सबसे खतरनाक चीज़ जो यहाँ पर है हमारी, अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, आधार कार्ड जब यहाँ पर हमारे देश में डेटा इकट्ठा किया गया, वो हर दूसरे दिन जो है उसका कोई ना कोई डेटा मार्केट में आया रहता था। इसकी वजह से ये बोलने लगे
कि इसके अंदर आप लोगों ने लोगों की पुतली आंखों का स्कैन कर रखा है, फिंगरप्रिंट्स ले रखी है। मतलब कल को सारा डेटा अगर निकल जाए तो कितने सारे लोगों की जो प्राइवेसी है उसका हनन हो सकता है। और प्राइवेसी को हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों को पता ही है। संविधान के अंदर में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार है, जिनको मौलिक अधिकार भी आप लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर में आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, इसके अंदर से हम लोगों ने राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू प्राइवेसी निकाली आर्टिकल 21 के अंदर में, जब के.एस. पुत्तास्वामी केस आया 2017 में। इसका मतलब ये कि इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ के साथ में उसकी प्राइवेसी कनेक्ट हो चुकी है। अगर कल को कोई प्रोसीडिंग चलती है रेप केस की और वहाँ पर वो सारा डेटा बाहर निकल कर आता है तो उस लड़की की प्राइवेसी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इनडायरेक्ट बोले तो उस लड़की की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो सकती है, क्योंकि फिलहाल उन्हीं लोगों को पता है उस एरिया में कि इस लड़की का रेप हुआ है, उन्हीं आसपास के लोगों को उसके बारे में पता है। अगर ये पब्लिकली आ जाती हैं चीज़ें तो पूरा इंडिया उसके बारे में जानेगा, पूरा इंडिया उसकी सारी डिटेल यहाँ पर जानेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर ये इन कैमरा हियरिंग जो है रेप केसेस में उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव मैटर है, काफ़ी ज़्यादा है, और प्रोटेक्शन और राइट टू प्राइवेसी वाला इशू आ जाता है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब 3 चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। वो 3 चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहला हम लोगों ने बात की यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग होगी पर लेकिन कोर्ट के दायरे में रहकर। दूसरा बोला गया यहाँ पर, वो हम लोगों ने बोला है यहाँ पर ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग, वो जो होगी वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होगी। तीसरा जो है यहाँ पर वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, या फिर इसको क्लोज चैम्बर के अंदर में जो डिस्कशन होता है, जिसमें ना तो पब्लिक को अलाउ किया जाएगा और ना ही प्रेस को अलाउ किया जाएगा, ये बोलते हैं इस तरीके प्रोसीडिंग में यहाँ पर इसको अलाउ किया जाएगा, इनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ किया जाएगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस को कोई लेकर तमिलनाडु से आ रहा है, या तो वो आकर यहाँ पर कोर्ट के सामने बैठे, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस केस को वहीं से ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन ले। तो इसमें कोई भी किसी तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं, ना ही इसमें पब्लिक को अलाउ किया जाएगा और ना ही इसमें प्रेस को अलाउ किया जाएगा, दोनों को बाहर रखा जाएगा और वो बिल्कुल कंप्लीटली साइड में रखा जाएगा। तो ये आप लोग इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर बात करें जैसे कि लड़ाई कैसे होते हैं, कई सारी लड़ाई होती है, जैसे तलाक का मैटर आप लोगों को कोई देखने को मिलता है, ठीक है, उसका तलाक, किसका तलाक, जिसका भी तलाक हो रहा है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखता है क्या? वो उसकी पर्सनल लाइफ है, तो उसके बारे में हम लोग को जान के क्या मिलेगा। तो इस तरीके के जो भी केसेस होंगे वो एक अलग डायरेक्शन में यहाँ पर फैमिली कोर्ट के अंदर ही हम यहाँ पर सुने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें कोई ऐसा केस है जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, एक और कंडीशन है यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ में यहाँ पर यही बात बोली गई है कि अगर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, तो उस पर भी यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा कि उस केस को क्या पब्लिकली दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों से इसके बारे में, तो आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया कम से कम होना चाहिए। सारी बातें आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तीनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शानदार आर्टिकल है। दुनिया भर के एडिटोरियल अलग अलग न्यूज़पेपर में पता नहीं कब से इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, जब से यहाँ पर बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? यानी कि सिविल मैटर पर सब लोग जो हैं वो एक जैसा बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन दे, एक तरीके से यहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म करते हुए नजर आए। जैसे कि जब कहीं आप लोग रास्ते में जा रहे होते हो तो वहाँ पर रेड लाइट आती है कि आप लोगों को रुक जाना है रेड लाइट पर आकर। क्या वहाँ पर ऐसा रहता है कि हिंदू नहीं रुकेगा मुस्लिम रुक जाएगा, या मुस्लिम नहीं रुकेगा हिंदू रुक जाएगा, ऐसा कुछ रहता है क्या? वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता है वहां पर बस एक इंसान रहता है और उस इंसान को रुकना होता है क्योंकि रेड लाइट है वहां पर। ये अगर नहीं रुकेगा तो एक्सीडेंट हो जाना है। सेम पैटर्न अगर आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को टैक्स अपना जो है वो देना है, ITR आप लोगों को फाइल कर रहे हैं, वहां पर ऐसा रहता है कि हिंदू ITR कम फाइल करेगा, मुस्लिम ज्यादा फाइल करेगा, जैसा आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है मेडवल टाइम पे देखने को मिलता था, ठीक है, कि जजिया कर लगा दिया, वो सब चीज़ें कर दी। तो यह आज की डेट में तो ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है ये चीज़ें। अगर कोई इंसान ये हरकतें कर रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको ये वाला टैक्स पे करना है। अगर कोई ऐसी पेनल्टी लगी है तो हिंदू मुस्लिम वाली सिख ईसाई वाली कोई बातें नहीं है, वो सबको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या है?
ये एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है एक तरीके से जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर काम करने की बात की जाती है बार बार। जैसे अगर एक हिंदू महिला शादी करती है और एक मुस्लिम महिला शादी करती है, और यहाँ पर अगर कोई के क्रिश्चियन महिला शादी करती है, तो जब इनके डाइवोर्स होते हैं, इनको सबको जो फायदे मिलने चाहिए एक तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए, वो फायदे अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि एक हिंदू महिला को अलग फायदा मिल रहा है, एक मुस्लिम महिला को अलग फायदा मिल रहा है, तो क्या दोनों महिला जो हैं वो एक तरीके के फायदे जो हैं उनको नहीं मिलने चाहिए? अगर हस्बैंड छोड़कर चला जाता है तो उनको अपनी जिंदगी कैसे लेकर चलनी है वो यहां पर उनको नहीं मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर यहां पर बात की जाती है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को भी हम लोग को यूनिफॉर्म करना चाहिए। पर शादी जो है, विवाह जो है, ये एक कल्चर का पार्ट माना जाता है और हर एक इंसान जो है अपने रिलीजन में उसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है, और उसके लिए वहां पर कुछ ना कुछ एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सबका अलग अलग है। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जब भी हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो दिक्कतें निकल कर आती है। और ये आज से नहीं है, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने ये पर्टिकुलर मुद्दा जो है एक आर्टिकल के अंदर में डाल दिया, और वो है आर्टिकल पार्ट 4 के अंदर में, जिसको आप लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। उसमें उनके द्वारा एक आर्टिकल रखा गया और आर्टिकल है 44, याद रखिएगा 4 = 4 यानी कि यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल 44 के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है यहां पर। और ये ऑलरेडी हमारे संविधान निर्माता वो जान रहे थे कि ये जरूरी है, तो इसीलिए इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में जाकर वहाँ पर एक तरीके से एफिडेविट फाइल कर रही है इसको लेकर कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, तो बार बार यहाँ पर जो है चीजें आकर रुक जाती हैं। कई सारी पीआईएल जाती हैं, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो पीआईएल्स जाती हैं वो यहाँ पर ये बोलती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए। जो भी डिफरेंस है यहाँ पर डाइवोर्स को लेकर हमारे सिटीजन को इक्वल यहाँ पर चीजें मिलनी चाहिए। अगर किसी का डाइवोर्स हो गया, उसके बच्चे हैं यहाँ पर, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया, उन बच्चों को किस तरीके से देखना है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। बच्चों को अडेप्ट कैसे करना है, बच्चों को गार्जियनशिप कैसे मिलनी है, किसी बच्चों को अगर अडेप्ट किया जा रहा है, गोद लिया जा रहा है, तो उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, उसमें भी दिक्कतें निकल कर नजर आती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। ये मैटर जो है ये कैसा है, ये मैटर है पॉलिसी का, यानी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए कि हाँ कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट कौन है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पर लेकिन गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, ऐसे मैटर जिनमें उनको लगता है कि यार लोग जो है हमसे गुस्सा हो सकते हैं, वो कोर्ट के पाले में गेंद फेंक देते हैं, कोर्ट को बोल देते हैं कि आप लोग डिसाइड कर दो। आप लोग देखते हैं जो यहाँ पर अयोध्या जो बाबरी मस्जिद वाला ये इतना लंबा इशू चला, बाद में आकर ये कोर्ट ने सुलझाया। ट्रिपल तलाक वाला जो इशू चला, बाद में आके कोर्ट ने यहाँ पर काम किया। तो गवर्नमेंट सेफ प्ले करने की कोशिश करती है यहाँ पर, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना, उसको लगता है कि क्यों अपना वोट बैंक खराब किया, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया जो है वो वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। और वो सच्चाई भी है, आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पर जिन जिन लोगों ने कुछ चेंज करने की कोशिश की है वो हमेशा मुंह की खाकर बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। तो इसकी वजह से कई सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, उनको कानून बनाते हुए डर लगता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जबकि यहाँ पर लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा रिक्वेस्ट की गई लॉ कमीशन से कि इस इशू को यहाँ पर एग्जामाइन करे, और लॉ कमीशन भी यहाँ पर बात करता है। 21वां लॉ कमीशन यहाँ पर बोल रहा था कि किस तरीके से आप लोग जो रिफॉर्म और फैमिली लॉ यहाँ पर इसके द्वारा जब लाया गया, रिफॉर्म ऑफ द फैमिली लॉ सब्सिक्वेंटली जब यहाँ पर 2018 में इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया, तो उनके द्वारा सॉरी क्या हो गया था उनके द्वारा भी यहाँ पर ये चीज देखने को मिली। और इवन वो तो चलो अभी की बात कर रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिए यहाँ पर पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, खुद हमारे देश में संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं ने बोला यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग को लेकर आना है। पर लेकिन कई सारे कंट्रोवर्शियल केस यहाँ पर चलते हुए आ रहे नहीं है, पुराने टाइम से आ रहे हैं। 1952 का केस देखने को मिल रहा है, बॉम्बे वाला, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर लिली थॉमस वाला है, या आप लोगों को 2000 का, ठीक है। इसी के साथ में एसआर बुमाई वाला केस है। तो दुनिया भर के केस हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये जो आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई सारे कंट्रोवर्शियल इशू निकल कर आते हैं।
तो देखिए नीड तो है, परफॉर्म तो है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, चाहे इंसान हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, है तो इंसान ही ना। अगर हिंदू की जो महिला है उनको फायदे मिल रहे हैं, मुस्लिम को नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो अपना जिंदगी कैसे व्यतीत करेगी। और कई सारी मुस्लिम महिलाएं इस मुद्दे को उठाने के लिए कोर्ट के अंदर पहुंची है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर सेक्युलरिज्म के ऊपर फोकस देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि रिलीजन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और इंसान के बारे में सोचे कि वो इंसान क्या चाहता है, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो ये जरूरी है यहाँ पर, इसीलिए बोला गया कि सेक्युलरिज्म प्रमोट होगा यहाँ पर, कि फोकस दिया जाएगा और ज्यादा है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिलीजन से थोड़ा सा ऊपर उठकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जेंडर जस्टिस भी रहेगा। अगर अलग अलग एक तरीके से रिलीजन की महिला है उनको सेम मिल रहा है, और एक सिंप्लीफाइड लॉ आप लोगों को देखने को मिलेगा, कानून जो कि इसके ऊपर काम करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये सारी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आप लोगों ने ये भी सुना है। तो अगर आवश्यकता ही हमारी नहीं रहेगी तो फिर आविष्कार नहीं होगा। ये सारी चीज डिस्कस भी मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर टाइम टू टाइम यहां पर बातें की जा रही हैं। पर लेकिन आप लोगों को पता है हर एक रिलीजन में कुछ लीडर होते हैं, और वो लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए भी देखने को मिले थे क्योंकि जैसे पाकिस्तान वाला इशू है, पाकिस्तान में लीडर जो है वो बार बार इंडिया का नाम क्यों लेते हैं आप लोगों को पता है? इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है अपनी इज्जत बचाने के लिए। वैसे तो कोई काम करना नहीं है जमीन पर कि लोगों को जॉब दे दें, लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी हेल्थ की लाएं, एजुकेशन की लाएं। अब लोगों को टैकल करना है तो क्या करना है, सीधा सीधा इंडिया के ऊपर आंचल लगाने स्टार्ट कर दिए, जम्मू कश्मीर का इशू उठाना स्टार्ट कर दिया। तो कई सारे धर्म के अंदर में ऐसे धर्म के ठेकेदार भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो लोगों को इस नाम पर लड़ाते हुए नजर आते हैं। तो जब भी कोई ऐसा इशू उठता है तो वो चिल्लाने लगते हैं। तो कई बार कम्युनल आउटरीच यहां पर देखने को मिलते हैं इसकी वजह से, ठीक है। इसी के चलते यहां पर स्टेट इंटरफेरेंस इन पर्सनल मैटर जो कि यहां पर आता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या स्टेट इस तरीके से पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि शादी विवाह जो है वो पार्ट जब आप लोग जाएंगे थर्ड में फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो ये बोला गया कि राइट टू मैरिज जो है वो इंसान का प्राइवेसी का पार्ट हो जाता है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। तो क्या उसको पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का अधिकार है जो यहां पर पर्टिकुलर गवर्नमेंट रहती है, ये तो देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से आप लोग देखो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आर्टिकल 44 बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 21 बोल रहा है कि आप लोग जो है किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करो। अब देखो यही लाइन यहां पर लिखी हुई है अगर देखा जाए तो, मतलब कि एक साइड में बोल दिया उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लेकर आओ, एक साइड में बोल दिया कि इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। समझ रहे हो आप लोग यहां पर? तो ये इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल जब चीजें आती है उस टाइम पर फिर बुद्धा वाला बात आता है कि कोई मिड पाथ निकाल लेते हैं यार चीजों को सही करने के लिए। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें भी सारी एक पैटर्न में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को एक दूसरे को कॉन्ट्रोवर्स एक तरीके से करती हुई नजर आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ये आज की बात नहीं है, कॉलोनियल टाइम पे भी यहां पर इस तरीके से बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई थी लगभग 1835 के टाइम पर, ठीक है। यानी कि ये पहले से ही बात चली आ रही थी क्योंकि सोसाइटी में एक यूनिफॉर्मिटी आती है ना, उस यूनिफॉर्मिटी से ये फायदा देखने को मिलता है कि कुछ रूल प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसीलिए यहां पर ये जब यहां पर ये इसके बारे में बात की गई और फिर आगे चलकर 1941 में जब तक तो देश आजाद भी नहीं हुआ था, एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई BN राव कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वो भी चाहते थे कि ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी लेकर आ जाए और उसके बेस पर रिकमेंडेशन दी गई, जिसके बेस पर आगे चलकर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट निकलकर हमारे देश में आया ना, वो वहीं से निकल कर आया उस पर्टिकुलर कमेटी के बेस पर जो रिपोर्ट दी गई यहाँ पर लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर मुस्लिम क्रिश्चियन और जो पारसीज थे उनको अलग छोड़ दिया गया, क्योंकि ये बातें निकल कर आने लगी कि हिंदू तो यहाँ पर मेजोरिटी में है इंडिया के अंदर में और ये लोग माइनॉरिटी में है। तो ऐसा किया जा रहा है कि हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे इनके अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। और देश आजाद हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान यहां पर बन रहे थे, तो ऑलरेडी लोगों के मन में भय का इतना बड़ा माहौल था उस टाइम पर, ये नहीं चाह रहे थे कि इसकी वजह से और ज्यादा भय बने कि इंडिया और पाकिस्तान तो बनी रहे, अपने लोग जमीन जायदाद सब छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, उसमें ऊपर से कुछ ऐसा इशू और आ जाए यहां पर जिसकी वजह से यहां पर लोगों के अंदर और डर पैदा हो जाए। तो इसलिए यहां पर हिंदू के लिए तो उसको इंप्लीमेंट कर दिया पर दूसरों के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया। और ये बहुत बड़ा रीजन था भीमराव अंबेडकर जी और अटल बिहारी जी के बीच में लड़ाई का। वो दोनों बेसिकली एक तरीके से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे के कई बार एक तरीके से, हालांकि जो जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने कोशिश भी की यहां पर कि भीमराव अंबेडकर जी का सपोर्ट किया जाए, पर लेकिन वो उस चीज को सक्सेस नहीं हुए इंप्लीमेंट करने में और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की भी यहां पर बात की थी। तो ये सारी चीजें आज की नहीं है, आप लोगों को आज देखने को मिल रही है। आप लोगों को लगे यार ये नई नई चीजें कहां से निकल कर आ गई,
ये उस टाइम पर भी प्रॉब्लम थी और आज भी प्रॉब्लम है और कंटिन्यूअसली यहाँ पर ये प्रॉब्लम चली हुई आ रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें आप लोगों के सामने टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, और अगर काम नहीं किया जाएगा तो ये फिर से सामने निकल कर आएंगे और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इवन ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर यूपीएससी भी समझती हुई नजर आती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, आप लोग खुद देख लो क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 2015 में उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर, एक तरीके से आप लोगों को फैक्टर बताने हैं जिससे कि हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सके। कहां से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी बोला आप लोगों को पार्ट 4 में आप लोगों को चीज देखने को मिल रही है, और ये जो बीच बीच में बोल के चला जाता है ना, पार्ट 4 में ये है, आर्टिकल 44 में ये है, ये पुराने पेपर एनालिसिस करना, उठाकर आप लोग ये चक्षु खुल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में, ठीक है। मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं कैसे पूछ लिया, तो कोई भी बीच में बातें बता रहा होता है ना, ये सारी चीजें ये आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करो कि चीजों को इस तरीके से पढ़ो कि एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन ना छूटे, चाहे कुछ भी कंडीशन देखने को क्यों ना मिले, ठीक है। तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और तभी चीजों को आप लोग ढंग से लेकर भी चल पाओगे। अब ये तो हो गया बेसिकली मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, अटेम्प्ट करना एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से और एक दूसरे का आंसर रिव्यू करने की कोशिश करना। बाकी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्श्चन बनते हैं, जी हाँ, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आप लोगों के दिल को तसल्ली मिल जाए कि हाँ यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2012 में आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर, और ये किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में बात की जा रही है। और डीपीएसपी भी आप लोगों को अलग अलग डिवाइडेड देखने को मिलेगी। अगर पॉलिटी के आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे मेरे, तो आप लोग ये बात समझ पाओगे। और बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है यहाँ पर ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, और 4 स्टेटमेंट दे रखी है। और फिर इंटरेस्टिंग जो मोड डाल दिया क्वेश्चन में वो है यहाँ बात की जा रही है कि विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो गांधीयन प्रिंसिपल में आप लोगों को कुछ आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जैसे आर्टिकल 40 वो पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है, कि पंचायत वगैरह ऑर्गेनाइज कराई जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 43 का जो आप लोगों को यहाँ पर बी देखने को मिलेगा, 43 या फिर उसमें आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रमोट करना, बेसिकली एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और जो एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वो 46 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी गांधीयन प्रिंसिपल है। आप लोगों को यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन जो होता है, बेसिकली कोई शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, ये सब चीजें, तो उसको रोकने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आर्टिकल 47 में गांधीयन प्रिंसिपल है। और जैसे कि गाय हो गए, उनके बछड़े हो गए, उनको काटना, उसको भी रोकने की बात की जा रही है, उनका एक तरीके से स्लॉटर नहीं करना चाहिए, तो आर्टिकल 48 यहाँ पर ये बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि आर्टिकल 43 में मैंने आप लोगों को बताया। तो ये 2 चीजें आप लोगों को गांधीयन प्रिंसिपल में यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी सिक्योरिंग द ऑल वर्कर रीजनेबल और लीजर कल्चर, ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर अगर आप लोग जाकर देखोगे तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर की ऑल वर्कर्स के लिए इस तरीके से यहाँ पर कोई चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। गांधीयन प्रिंसिपल में पर्टिकुलर मैं गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को आर्टिकल बताया है, तो उन आर्टिकल को आप लोग देखेगा। गांधीयन प्रिंसिपल और डीपीएसपी में जो डिफरेंस है वो अलग से आर्टिकल आप लोगों को मैंने बताए, वो आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। 2021 में एक आर्टिकल पूछ लिया यहाँ पर लेजिस्लेशन के बारे में, और बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पूछा गया कि ये आर्टिकल जो है इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर एक आर्टिकल है आर्टिकल 14, तो उसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे लिया उसके बारे में आप लोगों से पूछ के। इसको जब आप लोग पढ़ोगे सारी चीजें आप लोगों को आर्टिकल 14 से नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट। तो इसलिए कहता हूं कि जब चीजों को पढ़ोगे ना ढंग से जाकर, आप लोग डीपीएसपी वाला चैप्टर जाकर पढ़ना जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मैंने डिटेल में फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी भी आप लोगों को बताइए कि कैसे दोनों को कंपेयर किया जाता है। और कई जगह ऐसा भी हुआ कि डीपीएसपी को ज्यादा पावर दे देगी फंडामेंटल राइट के कंपेयर में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो भी इशू देखने को मिले। तो सारे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए, जाकर पढ़ना, चक्षु खुल जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बेसिकली कॉलोनियल टाइम पे यहाँ पर लेकर आने की बात की गई 1835 में, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की गई। ब्रिटिश रूल जो है अगर बात करें उसके बारे में, फोर्स करता है गवर्नमेंट को, जहां पर BN राव कमेटी के थ्रू की कोडिफाइड किया जाए हिंदू लॉ, ठीक है, 1941 में। और इनकी रिकमेंडेशन के बेस पर आगे चलकर हिंदू सक्सेशन एक्ट लेकर करा। ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव सही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? वो है बी। आंसर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ में है। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बोलोगे गलत कैसे है, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर नहीं, यहाँ पर अडेप्ट किया गया, यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये 1956 में अडेप्ट किया गया, ठीक है। और बाकी का जो साइड में छोड़ा गया यहाँ पर ये कम्युनिटी को, तो हिंदू के लिए यहाँ पर ये अडेप्ट किया गया। तो इस तरीके से समझना, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन और यहाँ पर ये आंसर राइटिंग का तो टॉपिक ऐसे तैयार करो कि आगे भी अब ये कभी टॉपिक आएगा तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक में ये चीजें, और इस तरीके से हमारे माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी लेकर चलनी है, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है, कहीं अगर डाउट होता है तो उसको पूछ लिया करो, या कोई अच्छी चीज़ें लगती है तो उसको ऐड कर दिया करो, खराब चीज़ें लगती है तो उसको बता दिया करो कि सर ये गलत है, यहाँ पर उसको इंप्रूव कर लिया करेंगे। मिलजुल कर इसी तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर जो चीज़ें हैं आप लोग बता दिया करो, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। दोस्तों इस आर्टिकल को अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ में कोरिलेट करके देखें, मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पर आप लोग उसमें फोकस नहीं दे रहे हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, मन किया तो कभी मूवी देखने चले गए, आज मन ही नहीं है पढ़ने का, मतलब कि मन भी ऐसा हो गया है कि जब वो होगा तो ही हम लोग पढ़ेंगे, और नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। अगर ये वाली डामाडोल सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में जब भी सिलेक्शन होने की बात आएगी तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मन नहीं था फिर भी वो पढ़ रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कोई काम करना है तो आप लोगों का मन जो है वो उसके बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आप लोग देखो, अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं लोगे, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या हुआ, इसमें किसी और का थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है, आप लोगों का बिगड़ रहा है, पर लेकिन जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कंट्री इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है ताकि लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदें, और कोई और कंट्री है, दूसरी कंट्री, वो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा रही है, तो उस कंट्री का लोग जो है वो सामान खरीदेंगे, उस कंट्री की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, उस कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा, उस कंट्री की एक तरीके से अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, यानी कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अभी ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि जब से कोविड-19 आया तब से लेके चाइना की बहुत सारी बदतमीजी देखने को मिली। उन बदतमीज में एक बदतमीजी तो ये थी कि चाइना ने जब अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया तो बहुत सारा सामान जो है दुनिया उससे खरीदती थी, वो सारा सामान दुनिया नहीं खरीद पाई। इवन मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी की सर्विसेज भी जब लोग करा रहे थे ना, मैं खुद बताता हूँ आप लोगों को, नॉर्मल अगर बात करेंगे और उसके कंपेयर में 4 से 5 गुना टाइम जो है वो वहाँ पर सर्विसिंग में लग रहा था, क्योंकि कोई भी उसका जो पुर्जा है, जो प्रोडक्ट है, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। मैक्सिमम चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रही थी। इसीलिए हर एक कंट्री ने कोशिश की कि यार ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी उसी के लिए बहुत सारे काम किए गए। इसमें 3 कंट्री साथ में मिलकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 कंट्री कौन है, एक साइड में तो अपनी ही कंट्री होगी, दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, और तीसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 कंट्री मिलकर आई और इन 3 कंट्री ने बोला कि यार कम से कम हम लोग अपने रीजन में, जहां पर चाइना के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है कि चाइना ठीक है तो सब कुछ सही है, चाइना को दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत है। उन्हें कहते हैं कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है नॉर्मली इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए कि अगर यूएसए को छींक आ गई तो ये समझो कि पूरी दुनिया को जुकाम हो गया। ऐसी सिचुएशन अभी यहां पर चाइना के साथ में देखने को मिली। चाइना को छींक आ गई, छींक आई मतलब चाइना को कोरोना हो गया, ठीक है। तो कोरोना की छींक आई तो दुनिया में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट जो है वो पहुंचने एक तरीके से बंद हो गए, और छोटे छोटे लेवल पर भी। और हमारी तो कंडीशन इतनी खराब है कि हम लोग मैक्सिमम चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो इंपोर्ट करने का रहता है वो होता है जो हम लोग दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन बनाते हैं। तो दवाइयाँ बनाने के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं वो भी मैक्सिमम हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट भी हम लोग चाइना से नहीं ला पाएंगे तो हमारे देश में हम लोग मेडिसिन तक नहीं बना पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है जब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, ये सेम सिस्टम आप लोगों को यूएसए का भी देखने को मिलेगा। यूएसए भी काफी हद तक यहां पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसने अभी यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं वो अपनी कंट्री के अंदर चेंज की है। एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो दवाई बनाने में, जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कई बार कैप्सूल लाते हैं, दवा कैप्सूल आप लोग क्या लाएंगे कैप्सूल तो डॉक्टर आप लोगों को देगा जब बीमार होते हैं। कभी उस कैप्सूल को खोल के देखा है? किस किस ने उस कैप्सूल को खोल के देखा है? तो उसमें आप लोगों को पाउडर सा मिला हुआ मिलेगा, पाउडर टाइप का, ठीक है। तो वो जो पाउडर रहता है वो एक तरीके से एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिसके बेस पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं।
तो वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से और बाहर से इंपोर्ट करते थे। इवन यूएस से भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अब उसने काम करना स्टार्ट किया तो अब उसके देश में वो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हुए, अब सिचुएशन जो है वो सुधरना स्टार्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके चलते मेडिसिन के फील्ड में हमारी कंट्री जो है जेनरिक दवाई बनाने में सबसे ज्यादा टॉप पर है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जेनरिक दवाई में हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना नहीं होता है। इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उस इंसान ने बैठकर एक पर्टिकुलर कोई फोन बनाया बहुत ही मेहनत करके। तो इसने फोन बनाया और इसने इस फोन को बनाकर इसका पेटेंट ले लिया कि ये फोन मेरा है, यहाँ पर ये इसका पेटेंट हो गया और ये फोन जो है पूरी एक तरीके से मुझे रॉयल्टी देगा, जब भी बेचेगा जाएगा मार्केट में तो मुझे पैसा मिलेगा। पर लेकिन ये जो पेटेंट होता है इसका एक ड्यूरेशन रहता है, कई बार 10, 15 से 20 साल तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जब वो पेटेंट हट जाता है तब यहाँ पर उसको कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, उसको हम लोग जेनरिक बेसिकली सिस्टम बोल देते हैं। तो हमारी कंट्री में ये काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है और हम लोग खुद तो फायदा उठाते ही उठाते हैं। जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाइयाँ भेजने की बात आती है उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में से बहुत लार्ज स्केल पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया या फिर जो दूसरे गरीब देश हो गए तो काफ़ी लार्ज स्केल पर दवाइयाँ जो हैं हमारे वहाँ से वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। और आप लोगों को बता दूँ इंटरेस्टिंग चीज़, हमारा देश जो है मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी सारी अर्निंग करता है। मेडिकल टूरिज्म क्या है? कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे देश में अपना इलाज करवाने आते हैं, किस लिए? क्योंकि हमारे देश में इलाज सस्ता है। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ के, हम लोग एक अच्छी कैटेगरी में अपने आप को रख पाते हैं। पर लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ आएगी निकल कर, वो है कि हमारी कंट्री में हम लोग कितने अच्छे से चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, उससे प्रोडक्ट लाए खरीद कर और उसका प्रोडक्ट खरीदा और किसी और को बेच दे ले जाकर। तो बिचौलिया नहीं बनना है यार, अपने आप को मैन्युफैक्चरर हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना ही रॉ मटेरियल यूज करके या फिर बाहर से रॉ मटेरियल लाके बनाने के बाद में उसको लोगों को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, अपने देश में जॉब क्रिएट करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। तो पूरा काम किया गया। एक मोटे मोटे तौर पर एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी, यूके ने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे लिया। क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, मतलब अपने यहाँ पर सामान बनाने की दुनिया भर की मशीनें उसने लगा डाली। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ से कपास तक का, जैसे कपास नहीं होता रुई, उसको ले जाकर यहाँ पर ये अपने देश में ले जाते, फिर कपड़ा बनाते और फिर हमारे देश में लाकर उसको बेच देते। तो यानी कि रॉ मटेरियल काफी लार्ज स्केल पर उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया और हमारे यहाँ पर बना बनाया प्रोडक्ट बेचने लगे। तो हमारे रॉ मटेरियल यूज करके हम ही को मार्केट बना दिया और अपना प्रॉफिट यहां पर कमा रहे हैं दबाकर, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं यहां पर। तो हमारी कंट्री की खस्तालत होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें हम लोगों को ये समझ में नहीं आई। हम लोगों को अब ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई कि चाइना कैसे दुनिया में सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने सारे प्रोडक्ट जो है वो अपने यहां पर बनाने स्टार्ट किए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सुई से लेके हवाई जहाज तक चाइना के अंदर सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, अपने यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी देता है। तो ये किसके बेस पर है? ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता था। गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम हमारे देश में चलाई जा रही है, ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव यहाँ पर चाइना देता था। और चाइना में एक चीज ऐसी है जो कि नॉर्मली कहीं जल्दी से देखने को मिलती नहीं है। आप लोग बोलोगे बताओ बताओ वो कौन सी चीज है सर, जल्दी बताओ। वो चीज है यार लैंड। आप लोग बोले क्या बात करो सर, इतनी सारी जमीन हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर जमीन नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर जमीन है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। और अगर चाइना के अंदर आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में है। सोचो अगर एप्पल कंपनी है वो चाइना में जाती है और कहती है कि यार मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है लगभग 100 एकड़ का। चाइना कहेगा ठीक है कल आ जाना, शाइन करके चला जाना, कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर सेम प्लांट अगर हमारे देश के अंदर लगाना पड़ जाए तो पहले यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो जमीन का जुगाड़ करेगी, लोगों से जाकर बातें की जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई साहब ये जमीन बेच दो, मार्केट आप लोगों का जो प्राइस है उसके आप लोगों को 3 से 4 गुना प्राइस मिलेंगे। उसमें भी कई सारे लोग जो है बेचने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जमीन के साथ में लोग जो है वो काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर जमीन को देख देख कर लोगों की शादी होती है, कितने बीघे जमीन इसके हिस्से में आती है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए हमारी कंट्री में ये प्राइवेट अफेयर हो जाता है।
तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी अगर अपना बेस बनाती हैं, कुछ और काम करना स्टार्ट करती हैं, तो लैंड एक काफ़ी बड़ा इशू बनता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कई बार जमीनों को लेकर लोगों की लड़ाई हो जाती है, गोलियां चल जाती है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन है। दुनिया भर के केसेस आप लोगों को जब कोर्ट में जाओगे वो जमीन के डिस्प्यूट यानी कि जमीन के ऊपर लड़ाई के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है हमारे देश में जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है कि बाहर की कंपनी हमारे देश में प्रोडक्ट बनाने नहीं आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि हमारे देश में लेबर तो बहुत है, दुनिया भर के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पर लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वीडियो को पॉज करके बताओ, देखता हूं कौन कौन गैस कर पाता है आप में से। क्या सोच पा रहे हो आप लोग? ये चीजें सोचा करो यार थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीजें आप लोग सोचोगे नहीं, जब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो अपने आप को थोड़ा सा पॉज किया करो और वहां पर सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और आंसर जब मैं बताऊं उससे पहले अपना आंसर एक बार लिख लिया करो, उसके बाद में देखा करो। इससे क्या रहेगा, कोई भी चीज जो है वो आप लोग आगे आने वाले टाइम में भूलोगे नहीं और लंबे समय तक याद रखोगे, और गलत होगी तो यहीं पर ही गलत हो जाएगी, और इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है वो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा तो गैस करो कम से कम यार, कौन सा टैक्स लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये तो बताइए। अगर आप लोग उसको गैस कर लोगे एक बार तो सोचो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है हमारे देश में स्किल की, यानी कि लेबर तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, एजुकेशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है। सबसे बड़ा सिस्टम जो मुझे अपने देश का दिखता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं मैं इसको लेकर कई बार तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, आज भी हमारे देश में बाबा आदम के जमाने का एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। जो किताबें मैंने पढ़ी वही किताबें कभी एक तरीके से पापा ने पढ़ी, वही किताबें बाबा दादा ने पढ़ी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसी पैटर्न पे, और उसका मार्केट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तुम पीएचडी भी कर लो ना अगर आज की डेट में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम अच्छे से अच्छी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जा रहे हो, उसके बाद में भी आप लोग की ट्रेनिंग होती है, फिर 4 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करना चाहिए ताकि उसको एक जो इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, या फिर तो बहुत सारे ऐसे लूप होल है। लैंग्वेज एक इतना बड़ा बैरियर है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में चीजें समझते हैं, पर इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में होती है। और 3 इडियट में आप लोगों ने देखा होगा, वो बंदा जो है इतना प्यार करता है मशीन से, अगर लैंग्वेज को लेकर अगर वो अपना काम नहीं कर पाता तो एक अच्छा इंजीनियर जिंदगी में नहीं बन पाता, एक अच्छा साइंटिस्ट जिंदगी में इंसान नहीं बन पाता। तो ये जरूरी है कि इस बैरियर को भी यहां पर रिमूव करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं ये इंटरव्यू में भी काम आ सकती हैं आप लोगों को, ये आंसर राइटिंग में भी पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। और अभी जो आर्टिकल है उसमें अंदर मैं आप लोग कुछ बातें बताने वाला हूं। हमारे देश में अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा एप्पल कंपनी जो है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगा रही है, और भी कई सारी कंपनी हमारे देश में आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है नहीं मतलब ला चुकी है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा रही है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आजा भाई एप्पल हमारे देश में तू फोन बनाकर, अगर तू हमारे देश में फोन बनाओगे तो हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है मान लीजिए वो 18% लग रहा है, अगर तुम हमारे देश में लाकर ये प्रोडक्ट हमारे देश में बनाकर ये प्रोडक्ट बेचोगे तो हम तुमको 12 की जगह वो 18 की जगह 12% टैक्स लेंगे, ठीक है, यानी कि 6% की छूट हम लोग तुमको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी और प्रोडक्ट बनाएगी, बाहर बेचेगी। तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है, तो कई सारे इंसेंटिव, कई सारी छूट दी जाती है। तो 4 से लेकर 6% तक जो सेल इससे बढ़ जाती है, गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। तो सोचो आप लोग यहां पर कितना फायदा होगा। मोबाइल फोन जो हम लोग मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर बनाती है, उसके कंपोनेंट हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आप लोगों से बात की जाए, आज तक भी हम लोग ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोग घुमा फिराकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो अपने ही देश में हम लोग इनको बनाना स्टार्ट कर दें तो कितना ज्यादा सही रहेगा। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके चलते आने वाले टाइम में और फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, जिसमें बेस ईयर जो है वो 2019-20 यहां पर लिया जा रहा है, 2019-20, क्योंकि इसी टाइम से अगर 20 से आप लोग एक तरीके से देखोगे तो कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ी। तो यहां से अब सिचुएशन को कैसे आगे लेकर चलना है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है वो है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है हमारे देश में जो इंप्लीमेंट करती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल, कोई फोन या फिर कोई ऐसी चीजें बनानी है तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर आकर इस चीज को सपोर्ट करती है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके मिनिस्टर कौन है उनका नाम आप लोग बताइए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद रखा करो, एग्जाम में नहीं पूछी जा रही हैं भले ही, पर लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनिस्टर हमारे देश में 5 साल तक रहते हैं यार, एक बार याद करने पर, ठीक है। एक आधा कोई ने बदतमीजी काट दी उसको हटा दिया जाता है, वरना मोर और लेस 5 साल तक देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत बड़ा फायदा क्या होगा इसके, आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बार बार बात करते हैं, तो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत हम लोग बना पाएंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा है, बोला जा रहा है कि 7 लाख से भी ज्यादा जॉब जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग अपने ही देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें। तो आप लोग समझिए यहां पर, तो इसके चलते काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारी कंपनी जो बाहर जा रही है, अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, अपने ही देश में बनाएं और बाहर की कंपनी भी अपने ही देश में लेकर आए, तो इसके चलते यहां पर और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है, तो आने वाले 3 साल में और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक लगभग 140 इतने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, 140% का ग्रोथ अभी देखने को मिला है। अभी ये स्कीम ढंग से पूरी इंप्लीमेंट हो रही है और फायदा अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो डोमेस्टिक अगर हम अपने देश में बना रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया हमारे ही देश में हम लोग अगर बनाएंगे, एक फायदा क्या है कि बाहर से खरीद कर अब लेकर हम लोग नहीं आएंगे, बाहर से खरीद कर लेकर ही नहीं आना पड़ेगा, अपने देश में बना रहे हैं तो अपने ही देश में हम लोग अपने ही लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो उनको फायदा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को हमारे देश में जो ये एक मार्केट उभरती नजर आएगी। इसके चलते अभी आप लोगों से बात करें, सोलर पैनल के बारे में बात करूं, ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? याद रखिएगा, उस इनिशिएटिव का नाम कई बार अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मूव आप लोग बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं SCRI। क्या है फुल फॉर्म? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यानी कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग को कम करनी है, अपनी ही कंट्री में किसी न किसी तरीके से इन चीजों को मैन्युफैक्चर करना है। और जापान बहुत लार्ज स्केल पर इस चीज को हमारे देश के लिए सपोर्ट कर रहा है ताकि हम लोग इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर ये हार्डवेयर आईटी के अंदर में, टेलीकॉम के अंदर में, फार्मास्यूटिकल के अंदर में, सोलर पावर मॉड्यूल, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के उद्योग के अंदर में, ड्रोन बनाने पे याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पूरा एक इवेंट में लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग अपने देश में ड्रोन बना सके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बैटरीज बनाना आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे फायदे हम लोग को अभी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए भी आ सकता है, जो जो बातें पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए आप ना टॉपिक को समझ लिया करो पहले एक बार, ठीक है। बाकी नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं, ये जो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई जाती है इनका पर्पज ये रहता है ताकि वीडियो को बैठकर सुन लो, क्योंकि जब सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना आज की डेट में, कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप लोग, लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो या फिर कोई जो भी किताब आप लोग पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि चैप्टर खत्म करने के बाद में उस चैप्टर से क्वेश्चन लगाकर देखो कि कितनी चीजें आप लोगों को याद है। इससे पता चलेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों का लेवल बताएगी कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल सुन के निकल जाना, मान लीजिए आप लोग दिन में 50 आर्टिकल सुन रहे हो, पर लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए, वो जो सोल्व किया एक आधा वो भी गलत कर दिया, तो उस आर्टिकल सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग 4 आर्टिकल सुनो, पर लेकिन उनका इस तरीके से सुनो कि आप लोग उन्हें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सुना होगा ना कि जितना खाओ अच्छे से खाओ ताकि पेट खराब ना हो। तो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर। और डेली इतना करंट अफेयर नहीं आता यार, जो आप लोगों को ये वीडियो बनाई जाती है इसमें जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन बताइए सारा स्टैटिक पोर्शन है, वरना करंट अफेयर तो छोटा सा था, स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में खत्म हो जाता है। अब बाकी क्या है, ये क्वेश्चन बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि चीजें आप लोग याद रख सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इनिशिएटिव स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्री, पहली स्टेटमेंट बोला गया। दूसरे देश पर अपनी निर्भरता को कम करना, अपने देश में रोजगार को बढ़ाना, इसी के साथ में जो हमारी कंट्री है उसका फॉरेन रिजर्व बचाना, क्योंकि बाहर से जब कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो हम लोग डॉलर में व्यापार करते हैं, तो हमारी कंट्री का फॉरेन रिजर्व घटता है जिससे दिक्कत हो जाती है। पता होगा 1990s में उस टाइम पर अगर हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इतना कम ना होता तो एलपीजी रिफॉर्म जो जैसी चीजें हमारे देश में हम लोग फोर्सफुली न लेकर आते, अपनी मर्जी से लेकर आते, और हमारे देश में एक 7 या 8 दिन का भी तेल खरीदने के पैसे बचे होते, मुश्किल से देश बिकने की कगार पर आ गया था, वो कंडीशन बन गई थी। तो जरूरी है कि अपनी आत्मनिर्भरता हमारी होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो प्रॉपर सारी चीजें आप लोगों को बता दी, क्या क्या फायदा देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, आर्टिकल में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करो।
और इसी के साथ में फीडबैक देने का तरीका क्या रहता है, जिससे ये रहता है कि हाँ फीडबैक आ रहा है, लाइक, डिसलाइक, शेयर या फिर कमेंट, ये 4 चीजें होती हैं फीडबैक देने के। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि हाँ जो ये वीडियो है ये सही है। तो फीडबैक जरूर दिया करो यूट्यूब को, मुझे नहीं यूट्यूब को दिया करो, ठीक है। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, और जब भी ये न्यूज देखता हूँ मुझे थोड़ी सी तो हंसी आती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बातें करते हैं तो कई बार यहाँ पर बात करते हैं कि टेररिज्म को कैसे खत्म करना है, और जब भी उस टेररिज्म को खत्म करने की बात आती है तो वहां पर पाकिस्तान हमेशा साथ में रहता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस न्यूज़ को पढ़ते हुए मुझे हमेशा हंसी आती है, क्योंकि उसी इंसान को टेररिज्म खत्म करने की बेसिकली बातें बोली जा रही है जो इंसान उसको बढ़ाता है। तो उस इंसान को फील कराना चाहिए कि भाई साहब देख तेरे लिए ही ये मीटिंग रखी गई है, तो ये हरकतें छोड़ दे, तो हमको ऐसी मीटिंग्स की जो है वो जरूरत ही ना पड़े। तो रियलिटी यही है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के बारे में आप लोग काफ़ी चीज़ें पता है, पर इसके अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि आप लोगों को और भी अच्छे से पता होना चाहिए, वो है RATS, जिसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। यानी कि जो रीजनम यानी कि जो उस पर्टिकुलर रीजन में जहां जहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उस पर्टिकुलर एरिया में रैट्स जो है वो यहाँ पर बेसिकली फंडा है कि कैसे टेररिज्म को रोकना है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा हाथ आप लोग इसको बोल सकते हो जो कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये जो रैट्स है इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये स्टेब्लिश की गई थी बेसिकली रैट्स वाज स्टेब्लिश एज द परमानेंट बॉडी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2001 में, ताकि टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सके। सेपरेटिज्म भी यहाँ पर है, आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली अभी खालिस्तानी मूवमेंट हमारे देश में चलाने की कोशिश की जाती है, तो वो जो मुद्दा चलता है उसको भी सेपरेटिज्म बेसिकली बोला जाता है, और या फिर एक्सट्रीमिज्म हो जाता है किसी चीज को लेकर कि हाँ बस यही करना है, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सट्रीम चीजें पहुंच जाती है, उसकी वजह से सोसाइटी पर कई बार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे लोग दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सट्रीम स्टेप आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश में जब स्टार्टिंग में यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा जब करेंसी को बंद कर दिया, ठीक है, 500 और 1000 के नोट जो है बंद कर दिए, तो इट वाज ए एक्सट्रीम स्टेप। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ गई। हालांकि उसको ध्यान में रखा था कि ब्लैक मनी को रोका जाए, पर रियलिटी में कोई ज्यादा ब्लैक मनी के ऊपर उसका नेगेटिव एक तरीके से इंपैक्ट पड़ा नहीं कि ब्लैक मनी खत्म हो गई हो, पर एक एक्सट्रीम स्टेप हो गया था वो। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डाउन हो गई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इस तरीके से एक्सट्रीम स्टेप होते हैं। पर यहां पर अगर बात करेंगे तो टेररिज्म और सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है उसको कम करने की बात की जा रही है। पर इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा आदमी जो एक्सट्रीम सोचता है। जैसे कसाब हमारे देश में आया, उसने क्या किया, मुंबई के अंदर में वहां पर दुनिया भर की गोलीबारी मरसाई, उसमें लोगों की जान गई। अब वो ये नहीं देखा था कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी गोली के सामने आ रहा था वो देख रहा था कि बस भारतीय हैं और इनको मारना है। तो वो एक एक्सट्रीम इंसान हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इनको रोकने का काम यहाँ पर रैट्स करता है, और ये परमानेंट बॉडी है यहाँ पर इन सब चीजों को टैकल करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके द्वारा ये बोला गया है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट कराया करेंगे, उसमें इंडिया भी रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, और इसका नाम रहेगा सोलिडेरिटी। और 2023 से ये स्टार्ट करने इसको जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज रहेगी जिसमें यहाँ पर इन चीजों को रोका जाएगा, इन चीजों के ऊपर काम किया जाएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम पर जो टेररिज्म की जो सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर देखने को मिल रही है उसको बेसिकली खत्म किया जा सके, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि शांति के ऊपर फोकस करके यहाँ पर ये चलने वाले हैं। और सोलिडेरिटी का मतलब क्या होगा, हिंदी में एकजुटता, ठीक है। तो मिलकर ही काम करेंगे। और बोला क्या गया कि रैट्स के द्वारा ये बोला गया कि अभी यहाँ पर इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में 15 अगस्त से यहाँ पर क्या हो रखा है, 15 अगस्त से यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में जो बेसिक रूल है यहाँ पर किसका आ चुका है, वो आ चुका है तालिबान का। और तालिबान खुद में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से काफी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो देश आपस में मिलकर यहाँ पर इस चीज को रोकेंगे, और क्रॉस बॉर्डर अगर कोई टेररिज्म होता है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी आप लोगों को जानकर थोड़ी सी इसको एक तरीके से नहीं कुछ थोड़ा सा एक इनसाइट भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप लोग उसको जानकर थोड़ा सा खुश भी एक तरीके से ना हंसी भी आएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए आप लोगों के मोहल्ले में एक दुकान है और उस दुकान पर चॉकलेट बेसिकली बेची जाती है, ठीक है। आप लोगों के घर पर कोई पार्टी थी और उसमें बहुत सारे बच्चे आ रखे थे, तो वो बच्चे जो हैं आप लोग ने उनको सबको बच्चों को जो है 10-10 रुपये दे दिए, जाओ अपना चॉकलेट लेके आओ।
वो बच्चा एक जा रहा है चॉकलेट लेके आ जा रहा है, दूसरा जा रहा है चॉकलेट लेके आ जा रहा है, तीसरा जा रहा है चॉकलेट लेके आ जा रहा है। अब दुकानदार को क्या लगेगा, भाई साहब मोहल्ले में ना चॉकलेट की खपत बढ़ गई है, लगे बच्चे आ गए हैं बहुत सारे, तो चॉकलेट की जो खरीदारी है वो बढ़ा देता हूं। यानी कि चॉकलेट जितनी थी उसने यहां पर क्या किया, आगे से उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब अब जितनी चॉकलेट आ रही है उसका 5 गुना चॉकलेट मुझे पहुंचा दो। अब यहां पर जो चॉकलेट बनाने वाली कोई यहां पर कंपनी बैठी है, ऐसा ही इंसिडेंट अगर 2-4 दुकानों पर अगर हो गए यहां पर, और फिर उसकी वजह से यहां पर चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों को लगने लगी लोगों को चॉकलेट जो है रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो उसने और ज्यादा चॉकलेट बनानी स्टार्ट कर दी। पर लेकिन वो टेम्परेरी पीरियड के लिए थी, वो एकदम खत्म हो गई। अब तो हुआ क्या है यहाँ पर कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो यहाँ पर एक तरीके से जो बच्चे लेने गए चॉकलेट, उसकी वजह से जो बड़ा इफेक्ट पड़ा कि मैन्युफैक्चर चॉकलेट बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दी, उसकी वजह से क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली बुलविप इफेक्ट। ठीक है, बुलविप इफेक्ट। तो ये होता है बुलविप इफेक्ट, यानी कि छोटा सा कहीं पर चेंज हुआ स्टार्टिंग में, आगे चलकर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर और सप्लाई लेवल पर बहुत बड़ा चेंज कर दिया, ये सोचते हुए कहीं भाई साहब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ये नॉर्मली यहां पर कई बार इकोनॉमी के अंदर में देखने को मिलता है। तो इस इफेक्ट के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये इफेक्ट है एक सप्लाई चेन फिनोमिनन है, जो कि यहां पर स्मॉल जो फ्लक्चुएशन होता है डिमांड साइड पर, तो आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और फ्लान ढिमकाना सारे के सारे भाई साहब जो लग जाते हैं कि भाई साहब यहीं से ही काम बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही कोरोना आया, मास्क और सैनिटाइजर की जो डिमांड बढ़ी है, लोगों ने फैक्ट्रियां भर भर कर डाल दी, पर लेकिन अब कितने लोग इनको यूज कर रहे हैं, आप लोग खुद बताओ, क्या मास्क आप लोग यूज कर रहे हो? ठीक है, तो देखने को मिलेगा बहुत कैसे ऐसे कम लोग हैं जो आज के डेट में मास्क यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाहर जाते हुए बताओ कौन कौन मास्क यूज कर रहा है बाहर जाते हुए। मैं आज भी अगर कहीं भी जाता हूं तो मास्क यूज करता हूं। उससे फायदा क्या है, एक तो पोल्यूशन इतना है कि पोल्यूशन से भी आप लोग बच पाओगे, ऊपर से यहां पर कुछ भी धूप गर्मी सारी चीजें, और ऊपर से कोरोना की जगह और भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो कोई खांस रहा है, छींक रहा है, खांसी नजला जुकाम, उनसे भी आप लोग आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक तरीके से अच्छा सिस्टम है, स्टार्ट हो गया तो उसको अपनी आदत में बनाए रखो। ठीक है, तो यहां से दिक्कत क्या होती है, अब यहां पर सामने वाले ने तो बढ़ा दिया, तो बहुत सारा यहां पर इन्वेंट्री में सामान इकट्ठा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से लॉस्ट हो जाता है काफी सारा रिवेन्यू, और ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऐसे एरिया में जहां पर आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है नहीं ज्यादा। तो ये वाली चीजें देखने को मिलती है। पुअर डिमांड जैसी होगी, प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। मार्केट में मान लीजिए किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, भाई साहब बताओ तो सही डिमांड आ कहां से रही है। तो इस इफेक्ट को यहां पर बुलविप इफेक्ट बोला जाता है, और इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें इकोनॉमी के अंदर में देखने को मिलती है। तो कोई पूछ ले आप लोगों से बुलविप इफेक्ट, तो अब उसको समझा पाओगे ना एक तरीके से कि बुलविप इफेक्ट क्या है, हाँ या फिर ना? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग समझा पाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग है यहां पर लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में यहां पर जब बात करते हैं तो उसने कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो यही बता दो आप लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये किसके द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी कि दुनिया में अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उनकी इकोनॉमी जो है वो कैसी रहने वाली है, ये कौन बताता है इस रिपोर्ट के थ्रू, जिसका नाम है WEO। तो ये आप लोग को बताना है, तो ये आप लोग को बताना चाहिए कौन प्रस्तुत करता है इस रिपोर्ट को, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बात कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। टेंशन गाय को है, मैं हूं ना, करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेना, और बाकी साइड में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताता हुआ चलता हूं, तो इसलिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो यहां पर आउटलुक रिपोर्ट है वो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यहां पर तैयार की जाती है, पब्लिश की जाती है। और इसमें इंडिया की जब फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 2022 में देखने को मिले, नेक्स्ट टू द सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो 2023 की बात अगर देखो तो अभी आप लोगों को यहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी देखने को मिलेगी, यानी कि 2022 में फास्टेस्ट इकोनॉमी अब तक का सऊदी अरेबिया है, और हमारी कंट्री की सेकंड आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर 2023 में इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसमें बोला भी गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ब्राइट स्पॉट है भाई साहब, जब दुनिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है तो इंडिया एक चमकता सितारा है यहां पर, ऐसी बातें बोली भी गई है। तो जीडीपी में जो ग्रोथ है वो एक तरीके से आप लोगों को बेटर देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन इज नॉट एज हाई, इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा, पर लेकिन फिर भी कई सारे शंका के बादल मंडराते रहेंगे। वो क्या है, जैसे कि हाई क्रूड ऑयल, ठीक है, और जो फर्टिलाइजर होगी उनका प्राइस। देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, आप लोग घर में दाल है, चावल है, छाछ है, आराम से आप लोग बनाओगे और खाओगे, ठीक है, पर लेकिन पता चला आप लोग के घर में आलू नहीं है, प्याज नहीं है, ठीक है, आप लोगों के घर में या फिर कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, अब आप लोग खरीद कर लेकर आना है,
और मोहल्ले में एक ही दुकान है और भाई साहब मार्केट से लेकर आते हो तो सस्ता पड़ता है। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, उसको डबल प्राइस पर बेचते हैं, और आप लोगों के पास में इतना टाइम भी नहीं है कि मार्केट में जाया जाए, तो इसी से लेने के लिए आप लोगों को डबल प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो ये दिक्कत रहती है। तो जब किसी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो हाई क्रूड ऑयल प्राइस हो गया, अब ओपेक कंट्री बैठी, उन्होंने बोला कि यार माल मसाला कम आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कटौती कर देते हैं तेल को बनाने में, मार्केट में जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है लोग, खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब कितने ऐसे लोग हैं जो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, ठीक है। अब आराम आराम से इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है तो इनके थोड़े से चक्षु खुलना स्टार्ट हुए हैं, पर लेकिन ये अभी उस लेवल पर नहीं है कि ये सुधर जाए। तो वो नहीं कहते कि इंसान कब सुधरता है, वो नहीं कहते जब डॉक्टर बोल देता है भाई साहब अगर इसके आगे सिगरेट पी ली ना तो मैं भगवान भी नहीं बचा पाएगा, ठीक है, तब इंसान जाके सिगरेट छोड़ता है, ठीक है, या फिर शराब दारू छोड़ता है। उससे पहले चलता रहता है, चल रही है जिंदगी चलने दो यार, तो वाली बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हायर क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर प्राइस जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्लोबल स्लो डाउन के बारे में बात करें तो भी एक अलग लेवल पर है। इसी के साथ में डोमेस्टिक ग्रोथ इंपैक्ट पड़ेगी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट और वो सब डॉलर और रुपये वाला चक्कर तो आप लोगों को पता ही है। तो वो सारी दिक्कतें निकल कर आती है। जिसको ये नहीं पता है कि डॉलर वर्सेस रुपी कैसे चेंज होता है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, डॉलर वर्सेस रुपी बाय वीर, सर्च कर लेना, आप लोगों के सामने वो वीडियो खुलकर आ जाएगी और सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर रखी है, ठीक है। लगभग 20-25 मिनट की वीडियो है, 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन है तो आप लोग भी देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जिसके द्वारा ये बताया गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या यही काम करती है? इसको और काम नहीं है, ठाली है घर से? नहीं भाई, और भी काम करती है, इतनी ठाली नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो प्रस्तुत किया ही किया जाता है, इसके द्वारा यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है, ये जरूर याद रखिएगा। आईएमएफ जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी उसके थ्रू बनाया गया था। आईएमएफ का जो चचेरा भाई है, अब चचेरा भाई क्या बोल दिया, ये तो बिल्कुल एक ही बाप के बेटे हो गए। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जुड़वा है ऐसा बोल दो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से इसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या फिर ट्विंस भी इनको कई बार बोला जाता है। तो ये तो एक तरीके से क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के चचेरे, क्या बिल्कुल एक दूसरे के ट्विंस बोल दिया तो फिर काम ही खत्म हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन किया गया था 27 दिसंबर 1945 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर में है, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी आज की डेट में डायरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उन्हें कहते हैं ये अपना ही बच्चा है, ठीक है, तो ये यूएन का ही बच्चा है जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इसके बारे में वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाया करते हैं। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बातें, ओके। दोस्तों ये एक ऐसी इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर इसको कोई देख ले तो इंसान जो है उसको थोड़ा एक बार को तो भय खा जाए कि ये हो क्या गया है। ऐसे फफूंदे टाइप के बॉडी पे इंसान की देखने को मिलते हैं, और वो बिल्कुल डरावनी टाइप की सिचुएशन हो जाती है। हथेली में भी नॉर्मली फफूंदे टाइप की स्किन पर होते हैं, इंसान को समझ में आता है, हथेली में भी वो इंसान किसी चीज़ को टच नहीं कर पाएगा। तो ये बीमारी है, इसको बोलते हैं मोंकी पॉक्स। ये न्यूज़ में क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि जो शब्द है यहाँ पर मोंकी पॉक्स, इसमें जो शब्द है यहाँ पर मोंकी, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। बंदरों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरीके की साजिश हो जा रही है कि उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। तो एक बंदर आया, उसने यहाँ पर एक कंप्लेन दर्ज की FIR, और बोला है कि मेरा नाम जो है ये लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लोग जो है नेगेटिव तरीके से एक नहीं देख रहे हैं, यानी कि मेरा ब्रांड वैल्यू जो है, बंदर की ब्रांड वैल्यू यहाँ पर ख़राब की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी शिकायत सुनी और बोला कि आज से ये शब्द जो है मोंकी, ये आप लोग यहाँ पर इसके सामने नहीं लोगे, इसका नाम M-Pox कर दिया, यानी कि मोंकी के नाम के साथ से आप लोगों ने यहाँ पर ये बीमारी का नाम हटा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं थे, तो वहाँ पर उसको चाइनीज़ वायरस बोला करते थे, साफ साफ खुल्लम खुल्ला, कोई कुछ भी बोलता रहे भाई साहब हम बोलेंगे चाइनीज़ वायरस। तो चाइना को बड़ा दर्द हुआ, तो चाइना बोल रहा है कि अरे तो बेइज्जती कर रहा है साफ साफ, क्योंकि जब यहाँ पर वायरस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल कर लोगों की जीना हराम कर रहा है, तो चाइना को तो दर्द होगा ही, उसके नाम पर अगर उसका नाम रखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी बातें उस टाइम पर देखने को मिली थी। तो चाइनीज़ वायरस ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसीलिए उसको हम लोगों ने फिर उसका नाम कोविड-19 सजेस्ट किया, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। ये जो नाम दिया जाता है ना, इसके पीछे भी एक साइंस रहती है। नाम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर इंसान की, किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ की इमेज खराब करे जो कि आगे चलकर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है, लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब नाम रख दिया यहाँ पर तो लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें ना। अगर नाम ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नाम दिया जाएगा और 70 नाम चल जाएंगे उसके। सुना होगा ना आप लोगों ने, बचपन में कहते हैं कि बच्चे का नाम थोड़ा जल्दी रख देना चाहिए,
वरना फिर पता चला पता नहीं कौन कौन किस किस नाम से पुकारेगा, कोई छोटू कहेगा, कोई लल्लू कहेगा, कोई मुन्नू कहेगा, कोई चिंटू कहेगा, कोई नन्नू कहेगा, मतलब कि पता नहीं किस किस नाम से उसको पुकारने लगते हैं। ठीक है, नन्नो भी कोई नाम रख देते हैं, छोटे छोटे एक बच्चे का नाम अभी मैंने देखा नन्नो। ठीक है, तो कोई नन्नो कह रहा है उसको, कोई नन्नू कह रहा है, तो कई जगह कोई शब्द है उसको गलत तरीके से लोग ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो निकल के आते हैं वो तब आते हैं जब डिफाइन कोई ऑलरेडी प्री डिफाइन कोई शब्द नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ऐसा नाम देने की कोशिश की जाती है जो कि ऐसा बेसिक हो, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी ना डाले। तो मोंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी काफ़ी खतरनाक होती है। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक बीमारी कहते हैं। ये जूनोटिक बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो रखी है आज के डेट में कि यहाँ पर सबको लेकर चलती हैं, जानवरों को भी और इंसानों को भी। इसीलिए दुनिया में वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया कि जानवरों और इंसानों को एक साथ में हम लोग को लेकर चलना है। ये है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप लोग समझिएगा। तो मोंकी पॉक्स वायरस की वजह से यहाँ पर ये देखा था। तो अब मोंकी पॉक्स वायरस नहीं, इसको एम वायरस के नाम से हम लोग, एम पॉक्स वायरस के नाम से हम लोग पुकारेंगे। ये जो ट्रांसमिट हो रहा है काफ़ी जब क्लोज कॉन्टैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन योर एनिमल ये कॉन्टेमिनेट कर रहा है और दूसरों तक भी फैला रहा है। और कई सारे लोगों में तो ये भी चीज़ें निकल कर आई कि कहीं ना कहीं फिजिकल जो सेक्सुअल रिलेशन बनाए जा रहे हैं, अगर एक इंसान को ये है तो दूसरे इंसान को भी काफ़ी आसानी से फैल रहा है। इसके ऊपर भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई। तो ये इसकी वजह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कल को कोई पूछे तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये जो बीमारी है, जब कोई भी बीमारी ऐसी आती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी WHO की बनती है। वो यहाँ पर उसको क्लासीफाइड करता है कि ये बीमारी कैसी है, किस फैमिली से ये बीमारी निकल कर आ रही है, उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो तब उसको, ताकि लोगों तक उसकी सही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके कि इसका कोज क्या है, कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, कैसे आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए, वो सारी बातें। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का डॉक्टर है, ऐसा बोल सकते हो। दुनिया को बताता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अपना इलाज करवाने से पहले आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए, वरना कल को फिर इलाज करते हुए घूमोगे आप लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जो बातें हैं वो सारी मैंने आप लोगों को बताई, और फिर भी डाउट हो तो आप लोगों को पूछना इसके बारे में, उसको दूर किया जाएगा। ओके, बताना कैसा लगा नाम। वैसे मोंकी पॉक्स से कुछ और अच्छा आइडिया है आप लोगों के माइंड में, आप लोग बताइएगा। ओके, इस पिक्चर को देखकर क्या फीलिंग आ रही है कि क्या कर रहे होंगे ये, इतने सारे यहाँ पर कूद रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे ना, पर लेकिन क्या कर रहे होंगे। कई सारे तो बोलेंगे सर डांडिया खेल रहे हैं डांडिया खेल रहे हैं क्या? आप लोगों को क्या लगता है डांडिया खेल रहे हैं? ये इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। चलिए इसको छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ पर विद्युत जामवाल साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इस पर्टिकुलर जो एरिया से रिलेटेड, खासकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है हमारे देश के अंदर में, जो कि मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो केरला और तमिलनाडु के अंदर में प्रैक्टिस की जाती है। तो उसमें इनके द्वारा महारत हासिल की गई है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ किसके बारे में, मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं यहाँ पर कोलकली। ठीक है, तो कोलकली जो है एक तरीका लोकल आर्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर नॉर्थ मालाबार रीजन केरला के अंदर में। जो केरला वाला रीजन है उसके भी जो नॉर्थ मालाबार वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के अंदर में, उसमें यहाँ पर ये पर्टिकुलर परफॉर्म किया जाता है। तमिलनाडु में अगर बात करें ये आर्ट जो है वो रेफर किया जाता है यहाँ पर, क्या इसका नाम है यहाँ पर कोलट्टम। तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोलट्टम। आंध्र प्रदेश के अंदर में इसको क्या बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है कोलम। तो एक तरीके से ये नाम है अलग अलग, पूछ ले आप लोगों से यहाँ पर। तो इसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को बताएं, जैसे साइक्लोन के अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं, कहीं पर ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली बोलते हैं, कहीं पर टाइफून, कहीं पर साइक्लोन। तो ये सारे एक पर्टिकुलर चीज़ के अलग अलग नाम है, उस आर्ट फॉर्म को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है केरला के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में और आंध्र प्रदेश के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारे देश में आप लोगों ने अक्सर बहुत सारे फेस्टिवल देखे होंगे, सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, आप लोग अगर किसान के घर से आते हैं, खेतों में चीज़ों को बोना वो खुशी होती है, या फिर जब फसल कट जाए और उसको घर पे लेकर आना, अपनी मेहनत की कमाई सामने आ गई। मतलब प्रिपरेशन को आप लोग ज़्यादा एंजॉय करते हो या फिर रिजल्ट को आप लोग ज़्यादा एंजॉय करते हो। एक नॉर्मल ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि वो रिजल्ट को एंजॉय करता है, पर लेकिन अगर आप लोग एक बार को प्रोसीजर को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव आने ही आने हैं। पर लेकिन वो चीज़ें इंसान को समझ में नहीं आती है, प्रेशर इतना रहता है ज़िंदगी का। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी यहाँ पर, ये बात होगी कि जब पेडी यानी कि जब फसल कटती है यहाँ पर, उस टाइम पर यहाँ पर ये चीज़ें परफॉर्म की जाती है।
और ये आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें कलरीय पट्टू के तत्व भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कलरीय पट्टू के बारे में। तो ये एक तरीका मार्शल आर्ट फॉर्म है यहाँ पर ये, ठीक है, बहुत ही खतरनाक लेवल का है। इंसान की बॉडी बिल्कुल हथियार की तरीके से यहाँ पर काम करने लगती है, इतने फास्ट तरीके से। इसीलिए आप लोगों ने विद्युत जामवाल की मूवी देखी होगी, उनमें जो स्टंट किए जाते हैं इस इंसान के द्वारा वो खुद से किए जाते हैं, ठीक है। कमांडो मूवी देखी आप लोगों ने, इसीलिए मैं आप लोगों को SLV कमांडो बोलता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने आप को ट्रेन करना है कि बिल्कुल कुछ भी पेपर आ जाए उसको बिल्कुल इसी तरीके से मार गिराओ। तो ये है रियलिटी में एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन। सारे सीन जो भी हैं वो खुद से परफॉर्म किए जाते हैं, वो भी नेचुरली। तो नेचुरल चीज़ की यार बात ही अलग रहती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा, जैसे कि थांगता, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए, या फिर किसी भी ऐसे दूसरे आर्ट फॉर्म, मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं और मैच करने के लिए क्वेश्चन बड़ी जल्दी यहाँ पर पूछ जाते हैं। कलरीय पट्टू हो गए यहाँ पर, इसको केरला में बोला जाता है, ठीक है। लाठी खेला नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है, ठीक है। इसी के पैटर्न पे आप लोग को गटका देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली पंजाब के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आता है। ये सारे वो आर्ट फॉर्म हैं जिनके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है, ठीक है। जैसे थंगता, ये मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैच करने के लिए आता है बाकायदे, ठीक है। इसी के साथ में काथी सामू आंध्र प्रदेश में, परीखांडा ये बिहार के अंदर में। जिस भी एरिया से आप लोग आते हैं, अगर आप लोगों ने इनके बारे में सुना है तो ज़रूर बताना। इसी के साथ में यहाँ पर सिलम्बन, ये एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि तमिलनाडु के अंदर में परफॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे देती हैं जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर राज्य भी सामने आ जाए और आप लोगों को क्वेश्चन फंस जाए तो आप लोग बोलोगे वाह मज़ा आ गया, ठीक है। तो फिर बोलोगे कि वाह इस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं। तो पढ़ाई रियलिटी में ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आए उसका आप लोग अच्छे से उसका जवाब दे पाओ, ओके। डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके माइंड में। ये जो चीज़ें आप लोगों को पिक्चर में दिख रही हैं, इसको देखकर आप लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या होगा? क्या कहीं पर ये पुआल जलाई जा रही है, यानी कि खेतों में जो किसान जो बेसिकली पत्तियाँ वगैरह जलाते हैं वो ऐसा कुछ है, या फिर कुछ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है? आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं, क्या है मतलब आप लोगों के हिसाब से? ये है ज्वालामुखी का फटना, यानी कि वोल्केनो का फटना, और वो भी एक्टिव वोल्केनो। तो कई सारे इंपॉर्टेंट वोल्केनो जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से जिस वोल्केनो के बारे में बात करूँगा वो है हवाई आइलैंड के ऊपर में। और ये याद रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर इसका एरिया आप लोग देखोगे ना तो आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे कि जो यूएसए का एरिया है, जो पूरा यूएसए है, उसका बस ये एरिया ऐसा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नजर आएगा आप लोगों को। पूरा का पूरा यूएसए जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर जो ज्वालामुखी है इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, फिर मैच करने के लिए आ सकता है आप लोगों से, तो इसका नाम याद रखिएगा। इसको बोला जाता है यहाँ पर एक तरीके से मौना लोआ। तो मौना लोआ हवाई के ऊपर में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि इरप्ट होना यहाँ पर स्टार्ट हुआ। हवाई जो कि यूएसए का पोर्शन है, यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 8 वोल्केनो आइलैंड आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। और ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को ये नजर आता है। कुर आइलैंड जो वेस्ट टू द हवाई इन द ईस्ट, तो ये आप लोगों को एक पर्टिकुलर आइलैंड पर देखने को मिलता है। वोल्केनो जो है 51% ऑफ हवाई जो लैंड मास है वो बनाता है, और यहाँ पर ये फट रहा है। पैसिफिक ओशन के अंदर में आप लोगों ने एक पर्टिकुलर शब्द का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर जो है इसके बारे में आप लोग एटलीस्ट इतना जरूर याद रखिएगा कि ये वो रिंग ऑफ फायर ही है जिसकी वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी बेल्ट बनती है पैसिफिक ओशन के अंदर में, जो कि जापान इधर जो इस पर्टिकुलर एरिया से होता हुआ, इंडोनेशिया से होता हुआ, उधर यूएसए से होता हुआ, ये पर्टिकुलर जो एरिया आप लोग देखोगे मैप के अंदर में, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे कि किस पर्टिकुलर एरिया की मैं बातें कर रहा हूँ। जस्ट एक सेकेंड रुकना, कहाँ गया मैप? ये जो पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, इधर जब आप लोग इसको यहाँ पर अटैच करोगे और ये वाला एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पर ये रिंग ऑफ फायर पैदा है। तो इसके अंदर में सबसे ज़्यादा दुनिया के वोल्केनो होते हैं यहाँ पर। तो उसी पर्टिकुलर बेल्ट में अगर आप लोग देखोगे आसपास में आप लोगों को यहाँ पर ये भी नजर आएगा। हमारे देश में एक लौता एक्टिव वोल्केनो जो कि काफ़ी पुराने टाइम पहले पड़ा था यहाँ पर, उसका नाम आप लोगों को बताना है। और ये यूएसए वाला जो है ये जिस तरीके की हरकतें कर रहा है और यहाँ पर लोगों को डरा रहा है ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। कल को जो है डरे डरे लोग जो है पूछ सकते हैं
कि ये किस किस को डराते हैं यहाँ पर। तो यूएसए में काफ़ी सारे लोगों को ये डराने में सक्सेस हो पाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, ओके। शॉर्ट न्यूज़ है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कहने के लिए शॉर्ट है पर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर G20 की जो शेरपा की मीटिंग है वो राजस्थान के उदयपुर में यहाँ पर देखने को मिली। तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा पहले, फिर ये डिसेबिलिटी वाला बात करेंगे। ये बेसिकली G20 के जो शेरपा की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मीटिंग हो रही है ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम लोग अपनी कल्चर को दुनिया के सामने रख रखे हैं। तो यहाँ पर दुनिया के सामने रखना यानी कि अगर किसी देश में कोई भी ओलंपिक गेम होते हैं, कोई इंटरनेशनल मीटिंग होती है, उस पर्टिकुलर देश को इंटरनेशनल लेवल पर सर्च किया जाता है और वही पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें तो नेक्स्ट लेवल पे वहाँ पर सर्चिंग आती है। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी मीटिंग हो G20 की हमारे देश के अंदर में अलग अलग एरिया में, वहाँ पर अपनी कल्चर को हम लोग दिखाएं। जैसे जब ये उदयपुर में हुई तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। जल सांझी जो कि एक फॉर्म है यहाँ पर लगभग 300 साल पुरानी, राजस्थान के अंदर में आर्ट फॉर्म है। ये एक तरीके से कार्विंग की जाती है सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर, यानी कि जो पानी का सरफेस है उसके ऊपर में, जिसको जल सांझी बोला जाता है यहाँ पर। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर दिखाया गया, तो अभी वहाँ पर दिखाया गया, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करें कि ऐसा कुछ किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल करने के ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। 2030 का यहाँ पर एजेंडा है। G20 शेरपा हमारे देश में कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका नाम है अमिताभ कांत। तो ये आप लोग कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, पहली मीटिंग अभी यहाँ पर उदयपुर राजस्थान के अंदर देखने को मिली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं नेशनल अवार्ड जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये 2020, 2021 और 22 के लिए दिया रहा है, मतलब 2 साल के लिए यहाँ पर ये अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अवार्ड देके जो लोग डिसेबल पर्सन है उनको एम्पावरमेंट यानी कि दिखाने की कोशिश की जाती है कि उनको एम्पावर किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है कि लोग और ज़्यादा डेडिकेटेड हो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। इंडिया और यूएसए की जो एक्सरसाइज है ये है 18th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। अब ये कहाँ पर हुई ये आप लोग बताइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इंडिया के द्वारा एज्यूम की गई प्रेसिडेंसी, ये मैंने बताया था कि मंथ दिसंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इसलिए हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग को एंजॉय करनी चाहिए। आप लोग क्या रहे, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप लोग बताइए। सही बात है यार, तो इसलिए हम लोगों ने टेररिज्म को इसमें रख दिया उठाकर पाकिस्तान की नाक में नकेल कसने के लिए कि और कुछ करे चाहे ना करे, टेररिज्म पर पूरा फोकस रहेगा और पाकिस्तान अगर टेररिज्म फैलाएगा तो हम घुमा घुमा के दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती करेंगे, पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तमिलनाडु के बारे में बात की जा रही है कि इंक्रीज मंथली एड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक पर्सन जो कि डिसेबिलिटी है, जिसके कोई ना कोई प्रॉब्लम दिक्कत देखने को मिल रही है, उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जहाँ पहले 1000 रुपये देती थी अब 1500 रुपये यहाँ पर कर दिए है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ये सारी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से इक्का दुक्का इधर उधर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग बोलोगे यार ये कहाँ से निकल के आ गया, तो कहीं से भी निकल के आ जाए पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। टेंशन मत लेना, थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़ में आप लोगों से पूछा जाए, राजीव लक्ष्मण, ये है करदिंकर, ठीक है। तो करदिंकर बेसिकली बोल सकते हैं इनको नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन यहाँ पर बनाया गया है, ओके। जब इतनी बात बता दी है सर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में बता दो। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन हमारे देश में 2005 में बनाया गया था, और वो भी अपना आप नहीं, यहाँ पर रंगराजन कमीशन के द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ बना लो यार, थोड़े बहुत काम आएगा तो उसको यूज़ कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि साइड में एक चड्डी रख लेना है। कई बार क्या होता है कि कई बार कि एक तरीके से, हालांकि उदाहरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और चेंज कर लेते हैं। कुछ और क्या उदाहरण में यहाँ पे, मतलब कोई भी एक तरीके से नहीं, गाड़ी का
टायर खराब हो गया, ठीक है, तो एक तरीके से एक टायर और लग रो काम आ जाएगा, तो काइंड ऑफ, ठीक है। चड्डी वाला ऐड आ गया था बीच में। याद मुझे। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो रंगराजन कमीशन साहब के द्वारा बोला गया कि यार ऐसा कुछ बना लो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। कुछ और भी बातें यहाँ पर बताई जा सकती हैं इसके बारे में। चेयरपर्सन जो कमीशन के हैं वो इंजॉय करते हैं यहाँ पर एक तरीके से स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है, तो यानी कि अच्छी खासी पोजीशन उनकी रहती है। चेयरपर्सन मेंबर जो हैं वो इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी और टेन्योर सेम एज यहाँ पर एक तरीके से कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट के साथ में जब इंक्वायरी करेगा तब। मतलब आप लोग को पता है आर्टिकल 145 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है कि यहाँ पर अगर उनको एक तरीके से कुछ ऐसी कंसल्टेशन उनके साथ में की जाती है तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इसका भी केस कुछ ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल जो सैंपल सर्वे ऑफिसर्स को बुलाकर हम लोगों ने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था अभी, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो इतनी सारी बातें इस छोटी सी लाइन में से निकाल दी, ठीक है। तो बेसिक है पर पता होना चाहिए, ओके। सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा गाइडलाइन इशू की गई है PLI। तो यहाँ पर ये बेसिकली प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात की जा रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। उड़ीसा को यहाँ पर 10.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट मिला बेसिकली यहाँ पर अभी रिसेंटली, जो यहाँ पर एक कॉन्क्लेव किया गया। कॉन्क्लेव एक तरीके की मीटिंग या संगठन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो जो कि देखने को मिलता है, तो उसके साथ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं कि ये छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इनको ना आप लोग सर्च भी कर लिया करो, जहाँ पर आप लोगों को डाउट रहता है तो सर्च कर लिया करो या फिर पूछ लिया करो। इससे क्या होगा, इससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाओगे कि अच्छा ये है क्या, वरना आप लोगों को ये लगेगा कि ये क्या हो गया। जैसे MIO लिखा हुआ है, MIO कॉन्क्लेव का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जैसे मेड इन इंडिया है ना, तो हम लोग उसको MII बोलते हैं। ये बोला गया मेड इन उड़ीसा कॉन्क्लेव, तो उड़ीसा में आकर इन्वेस्टमेंट करो, तो इनका मतलब ये है कहने का बेसिकली। तो यहाँ पर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अभी उड़ीसा को मिला, तो इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा काम है ना। US की एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर अनवील किया गया है न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर। तो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट वेपन इनके द्वारा यहाँ पर ये अनवील किया गया सामने। तो देखते हैं हम लोग कब तक खरीद कर लेकर आते हैं इसको। हम बने बनाया माल खरीद लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं करते हम लोग, ओके। ऐसा नहीं है, हम भी बहुत कुछ बना रहे हैं, दुनिया को बेचेंगे अभी, ठीक है, इतनी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या ऐसी बातें करते रहते हो टाइम, गंदी बात, ठीक है, नहीं करेंगे हम आज से गंदी बात, ओके। एस्टोनिया के द्वारा बाई किया गया यहाँ पर HIMARAS। तो ये कहाँ से, USA का ये रॉकेट लॉन्चर है। ये क्या है बेसिकली, HIMARS, इसको बोलते हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एस्टोनिया जो है वो इसको यूज़ करेगी, और कल को कोई इसके साथ में बदतमीजी काटेगा तो उसके ऊपर ये पटाखा छोड़ेगी, ठीक है, ताकि कोई इसके साथ में बदतमीजी न करे और कंट्रोल में रहे। दोस्तों अब चलते हैं अपने छोटे KBC की ओर। कौन बनेगा करोड़पति, तो यहाँ पर कौन बनेगा शिक्षापति, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है हार्मफुल वाइट फ्लाई के बारे में। आप लोगों ने देखा वाइट छोटी छोटी सी मक्खियाँ होती हैं, तो वो कई बार गन्ने के खेत में या फिर कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर लग जाती है, बर्बाद कर देती है। उसकी जो डंठल नहीं होती है कपास वाली, वो जो गोल गोल सी, उसको ख़राब करके रख देती है बिल्कुल। तो यहाँ पर हार्मफुल वाइट फ्लाई फॉर द जो कॉटन क्रॉप्स इज, जो अभी विच कंट्री एंडेमिक यहाँ पर ये अभी स्पीसीज देखने को मिली, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन आइलैंड, सेंट्रल अमेरिका, सऊदी अरेबिया या फिर चाइना। कहाँ पर इसने कोहराम मचाया, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस ईयर, एवरी ईयर मतलब किस डेट में, जनवरी 23, अगस्त 27, 26 सितंबर या फिर 30 अक्टूबर। सही आंसर क्या है ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि इंटरनेशनल डे फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ये एवरी ईयर ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 मार्च, 12 फरवरी, 13 अप्रैल या 26 सितंबर। सही आंसर क्या है, ABCFD, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है यहाँ पर, बोला जा रहा है कि विच पर्सनैलिटी बर्थडे एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज अंत्योदय दिवस, ये बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाला लाजपत राय, इसी के साथ में चित्तरंजन दास या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंत्योदय जो दिवस है वो किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोग इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज है जिसमें शब्द है 5, 8, 30, एक्स में क्या आएगा ये बताना है।
14, 26, 17, 20, 22। तो सही क्या है, ए में बोला गया 15, 12, सॉरी ए में बोला गया 15, बी में 12, सी में 11 और डी में है 13। तो इसको अटैम्प्ट आप लोगों को करना है। तब तक मैं आप लोगों को एक रिवर बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी सांप है, मतलब कहने के लिए रिवर है, वैसे ये एक सांप है, मतलब स्नेक रिवर आप लोग इसको बोल सकते हैं। स्नेक रिवर ये कहाँ पर पाई जाती है, अगर कोई आप लोगों से पूछे, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, तो नॉर्थ अमेरिका में ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। भाई साहब स्नेक क्यों बोला जा रहा है, ये देखो आप लोग, है कोई, अगर स्नेक ना बोले कुछ गड़बड़ है? सीधा सीधा स्नेक ही तो दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, ये तो बिल्कुल सांप है आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये स्नेक रिवर जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये आप लोगों के सामने है स्नेक रिवर, एग्जैक्टली आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पर। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। है कहाँ पर ये, नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, यूएसए के अंदर में आप लोगों को ये रिवर देखने को मिलेगी। 1735 किलोमीटर लंबी है ये रिवर, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वाइट वाटर राफ्टिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से एडवेंचर भी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करते हैं। पर लेकिन स्नेक अगर एनोकोंडा हुआ तो निकल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए देख दाख कर काम करने चाहिए। कहीं पर भी कूदो तो नाप लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे ही छलांग लगा के चले गए। ओके, तो ये है बातें। बाकी वाइट फ्लाई के बारे में आप लोग बताओ, ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है पेड़ पौधों को, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, खासकर अगर किसान की फैमिली से आप लोग आते हैं। तो वाइट फ्लाई एक काफ़ी सीरियस पेस्ट है जो कि कॉटन पर खासकर ये काफ़ी खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट डालता है, और उसकी वजह से जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो भी, और इसकी जो बीमारी फैलती है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों के सामने है, कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 अभी देखने को मिले, तो इन्वायरमेंट के बारे में कोई पूछे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे ये 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो इन्वायरमेंटल हेल्थ डे हो गया, इनके इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एक इन्वायरमेंट डे होता है, वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डे कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि न्यूक्लियर के जो हथियार हैं वो कंप्लीटली खत्म करने हैं, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 सितंबर को ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब पहले वाला भी 26 सितंबर और ये भी, जी हाँ, एक दिन में दो डे भी होते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ये किसके द्वारा बोला गया था, तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा 2013 में ये प्रपोजल लेकर आया गया था कि ऐसा कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। तो पर्पज यही है कि हाँ चीज़ों को संग से सुधारा जा सके। तो यूएनजीए के डिक्लेरेशन के तहत आप लोगों को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है। हमने कब किया था यहाँ पर एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर, वो आप लोगों को बताना है, पहला और दूसरा। स्माइलिंग बुद्धा जो है वो किसका नाम रखा गया था नाम भी ऐसा रख दिया, मतलब लोग सोच भी ना पाए कि यहाँ इसके पीछे जो है इतना बड़ा एक तरीके से धमाका होने वाला है। बुद्धा तो वैसे भी शांति के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और ही कर डाला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है विच पर्सनैलिटी का जो बर्थडे है अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 25 सितंबर को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ये, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन ये रहता है कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है ना सोसाइटी के अंदर में, उसको भी साथ में लेकर चलना है, पीछे नहीं छोड़ना है। तो सरकार के द्वारा 2014 में ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया ताकि लोगों को एक साथ में लेकर चला जा सके। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर इस डे को समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सीरीज है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि 11 यानी कि सी। तो इसको प्रैक्टिस करना, आंसर आ जाना चाहिए आसानी से। इसके बाद में हम लोगों ने अपनी सांप नदी देखी जो कि काफ़ी लंबी है। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग बोलते हैं खासकर इंग्लिश सीखने के लिए वो होती है वोकेबलरी, और वोकेबलरी इंग्लिश के साथ साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराती है। तो अच्छे शब्द जो हैं अच्छा आंसर आप लोगों का बनाएंगे और अच्छे से आप लोग इंग्लिश समझ पाएंगे। तो इसलिए इसको अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए, इसको जरूर आप लोग अच्छे से लेकर चलिए। तो यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक एक शब्द है, ढंग से देखते हैं और उनका मतलब समझते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। एबिस्मल, इसका मतलब है बेहद खराब, यानी कि एक्सट्रीमली बैड। अगर आप लोग मॉर्निंग में टाइम पर नहीं उठ रहे हो, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपने पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो, पूरा जो डे है वो एक्सट्रीमली बैड जाने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ लिख के। पर मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा भी टाइम पर उठ जाओगे ना आप लोग, तो भाई साहब आपका दिन जो है उन्हें एकदम मक्खन मलाई की तरह जाएगा, मज़ा आएगा हर एक काम को करने में और आप लोग उसको इंजॉय भी कर पाओगे, ठीक है।
तो ये आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो शब्द है, देखिए सेंटेंस फॉर्म करोगे ना, शब्द लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, इसलिए कहता हूँ सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो। एक बच्चा एक बच्चा कह रहा है सर मम्मी की कसम दे दिया करो सब सेंटेंस बनाने स्टार्ट करें। मम्मी की कसम दे, कैसी कैसी बातें करते हो आप कभी कभी तो है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रॉल, ठीक है, तो इसका मतलब है विवाद, यानी कि फाइट, और वो भी ऐसी फाइट जो चिल्ला चिल्ला के ना तेरी ऐसी की तैसी हो, तूने ऐसा कैसे कर दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई साहब जगा रखा है दुनिया को। कई बार ऐसा ना, कई बार कुत्ते देखा वो लड़ते रहते हैं, ओ भी ऊपर से करते रहेंगे, झपटेंगे एक दूसरे के ऊपर में। तो शोर मचाने वाला सुना होगा ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान वो है, थोत्ता चना और बाजा घना, तो वाली बात होती है कि चीज़ें अंदर से खोखली हैं, बस ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। इसका अपोजिट होता है शांत रहना, इंजॉय से ज़िंदगी इंजॉय करना। नेक्स्ट शब्द है आप लोगों के सामने, ये है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है सूचना, ठीक है, तो अंडरस्टैंड, या फिर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बिना बताए समझ जाना। जैसे नहीं आप लोग समझ जाते हो कभी कभी, जैसे कोई दिक्कत होती है तो कई सारे बच्चे होते हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, सर ने वीडियो आज ना लेट की है, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, जासूसी दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। और रियलिटी भी है यार, कभी भी नॉर्मल वे में मैं जो है खासकर अपना जो शेड्यूल फॉलो करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें उसी पैटर्न में चलती रहें। मतलब मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि कुछ भी जो है वो पैटर्न से हटे ना, पर लेकिन जब मेरे हाथ में ही नहीं रहती हैं चीज़ें तो तब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और मैं आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टैसिट का मतलब सूचित एक तरीके से बोल सकते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। या फिर एक तरीके से वही अंडरस्टैंडिंग जो कि मेरे और आपके बीच में दो तरफा प्यार है कि नहीं। वीडियो अगर टाइम पर ना आए तो बेचैनी हो जाती है, तो यह है फिजिडी, ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनईजी फील हो जाना, कई सारे तो सोचते हैं आखिर क्या हो गया सर के साथ में, ऐसी ऐसी बातें मत सोचा करो, ठीक है। तड़प तड़प उठना एकदम, तो काम रहना, शांत रहना, ये इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनालोगस यानी कि अनुरूप, ठीक है, तो एक तरीके से समान लेकिन एक तरीके से सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, तो इसको बोलते हैं एनालोगस। यानी कि देखने में तो ऐसा है पर लेकिन ऐसा नहीं कि भाई साहब जुड़वा है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस जुड़वा भाइयों में भी होता है कि नहीं, तो ये एनालोगस होता है। तो अनलाइक या फिर एलियन भी आप लोग बोल सकते हैं, जब अपोजिट में जाएंगे कि हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ये तो एलियन प्राणी आ गया, ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन का जादू आ गया पृथ्वी पर, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। या किसी पर्टिकुलर दूसरी कंट्री से, वैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कुछ चाइना के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दें, अफ्रीका के रहना स्टार्ट कर दें, या यूएसए के रहना स्टार्ट कर दें, तो सबको पहचान लेंगे कि भाई साहब कहीं के भी हों पर हमारे देश के तो नहीं है यार ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये है बेसिकली जिनको कई बार एलियन भी आप लोग कह देते हैं। तो कैसा लगा ये सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, कई सारी बातें जानने को मिल जाती है। और यार सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग चीज़ों को जितना ध्यान से सुनोगे ना उतने ही लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाओगे। तो चीज़ों को अच्छे से सुना करो, टकटकी लगाकर, ताकि क्वेश्चन ही पूछे तो उनका आंसर दिया करो। यही तो काम करने के लिए होना बेसिकली यहाँ पर। या फिर ये पार्ट टाइम जॉब है, कुछ और मेन पार्ट उससे बढ़िया चल रहा है, तो फिर वहाँ इंजॉय करो, फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, जहाँ पर देना है 100% देना है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय किया तो बताना जरूर, कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ लेना अच्छे से, ओके। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है JRD टाटा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आज की डेट में अगर बात करें, जितना देश के अंदर में कंट्रीब्यूशन जो है एक तरीके से फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी में जो इनके द्वारा डोनेशन दिया गया है, इस दुनिया में किसी ने भी इनके बराबर नहीं काम किया है। तो अगर कंपनी बनाओ तो इनके जैसी बनाओ, इंसान बनो तो इनके जैसे बनो, जो अपना तो डेवलपमेंट करते हैं साथ में दूसरों का भी डेवलपमेंट करते हैं। तो देश के अंदर में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक इतना शानदार डेवलपमेंट शायद ही किसी ने दिया है। तो JRD टाटा, रतन टाटा साहब का नाम सुनते ही लोगों के मन में रेस्पेक्ट निकल के आती है, ठीक है। और देखना जल्दी उनको भारत रत्न जरूर मिलेगा, मैं तो मतलब यही मान रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट कितनी जल्दी देती है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस है ना इन लोगों की, वो नेक्स्ट लेवल की है सोसाइटी को लेकर। खास पर बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना दुनिया में, वो भी इनके सामने पानी भरती नजर आती है जब डोनेशन के बारे में बातें करते हैं। इतना ज़्यादा डोनेशन इनके द्वारा दिया जाता है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में किया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी की हेल्प कर देते हैं आप लोग किसी तरीके से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग भी लेकर आओ कि हाँ दूसरे को भी साथ में लेकर चलना है, और सबका साथ सबका विकास वाली बात। मोटिवेशन भी आप लोगों के अंदर आएगा जब किसी के लिए भी आप लोग सोचना स्टार्ट करोगे अपने से हटकर, तो और अच्छे से आप लोग के अंदर फीलिंग जनरेट होगी, है कि नहीं। और ज़िंदगी है यार, जिसके ऊपर नीचे अगर नहीं होगी, दाएं बाएं नहीं होगी, तो मज़ा कैसे आएगा। तो हर चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट करो।
आई होप कि मेरी बातें आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी ला रही होंगी। और बाकी अच्छे से एंजॉय करो, फीडबैक जरूर दिया करो, टेलीग्राम से जाकर PDF डाउनलोड कर लिया करो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।